कि उसके बारे में, जो नैतिक विकास के बारे में क्या कहा गया। तो चलिए चलते हैं, आते हैं सीधे मुद्दे की बात करते हैं। दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच ऐसे ही अच्छे और बुरे के बारे में जो जानकारी जिन्होंने दिया हुआ, जिन्होंने इसको एकदम क्लियर किया हुआ है, जिन्होंने क्लियर किया हुआ, हालांकि इसमें भी बहुत सारे भ्रांतियां हैं, बट यहाँ हमको कुछ कुछ तो मिल जाएगा, इनके कुछ चरण हमको मिल जाएंगे। उससे हर बात से, हर एक जो है मनोवैज्ञानिक ने जो दिए हुए, जो उन्होंने विकास दिए हुए, उनके विकासों की अच्छी चीजों को हमको लेना है, और उनमें क्या रह गई है कमियां, उनको भी हमको ध्यान करना है। तो ऐसे ही एक मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग जी, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग जी, जिन्होंने कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, अच्छे और बुरे की पहचान दी हुई है, वो बच्चों में कैसे विकास होता है वह उसके बारे में उन्होंने समझाया हुआ है। तो आज हम उन्हीं के बारे में समझेंगे। तो आज सभी लोग जो है इसके बारे में बहुत ध्यान से समझेंगे। तो हो सकता है कि आज हम खाली कोहलबर्ग के खाली विशेष जो है चीजों को ही बता पाए, और उनके स्टेज जो है वो स्टेज हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कोहलबर्ग जी कौन है, और कोहलबर्ग जी के बारे में क्या बातें हैं। कोहलबर्ग जी के बारे में बातें क्या है, उन्होंने क्या बातें कही हुई हैं नैतिक विकास के क्षेत्र में। आज जो मैंने मोटिवेशनल कोर्स भी इसी रूप में लिया हुआ था कि हमारी शुरुआत ही वहीं से हो जाए, हमारी शुरुआत ही वहीं से हो जाए कि अच्छे और बुरे से। तो अच्छी किताबें और अच्छे व्यक्ति की समझ कैसे बच्चे के अंदर में बिल्ड करना। बच्चा जब छोटा होता है तब से उसके अंदर में अगर मोरालिटी भर दी जाए, अगर मोरालिटी दे दी जाए कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये चीज ये है, वो है, उन सब चीजों को जो है बच्चा आगे जाकर के अपने करियर में लेके आएगा। अब जो उसको ये भी बताना उसको बिल्कुल डर भय के हिसाब में ही नहीं दे देना। उसको यह समझाना, हर बातों को बिल्कुल बाकायदा बताना कि ये चीज ये अच्छी है और ये बुरी है। यहाँ पे इसको जो है ये उठाना चाहिए, ये नहीं उठाना चाहिए, ये तुम्हारी चीज है बेटा, और ये दूसरे की वस्तु है, दूसरे की वस्तु को जहां है उसको वहीं रखना। ये सब सारी मोरालिटी की चीजें जो है वो हमको इनके सिद्धांत के जरिए मिली हुई है। तो चलिए हम पढ़ेंगे आज, ऐसे हम पढ़ेंगे आज लॉरेंस कोहलबर्ग को, पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग को। इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। जो कोहलबर्ग जी का जो सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे, उनका जो पूरा नाम है, उनका पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। चलिए, तो शुरू करते हैं हम आज अपने मुद्दे की, कोहलबर्ग जी को। तो इनको समझते हैं पहले, कोहलबर्ग जी हैं कौन, कोहलबर्ग जी ने क्या काम किया, उनके बारे में पहले समझ लेंगे, फिर उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग। वैसे खाली कोहलबर्ग जी ने ही नैतिक विकास के क्षेत्र में काम नहीं किया हुआ, नैतिक विकास के क्षेत्र में पियाजे जी ने भी काम किया हुआ, नैतिक विकास के क्षेत्र में और भी स्किनर ने भी काम किया हुआ, उन लोगों ने भी किया हुआ, बट उनके अलग अलग तरीके हैं। हम इनका जो फेमस है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो थियरी है वो फेमस है। तो अभी पहले हम इनको पढ़ेंगे, और यह किसको फॉलो किसको करते हैं, ये भी पियाजे जी को ही फॉलो करते हैं। तो पियाजे की थियरी हम जो है ये कोहलबर्ग का आज बेसिक समझ लेंगे, फिर पियाजे को समझेंगे, फिर कोहलबर्ग पे आएंगे। पहले ये आज कोहलबर्ग को समझ लें, क्योंकि कोहलबर्ग से शुरू हुआ है नैतिक विकास का। अगर नैतिकता का अगर कहीं सिद्धांत का बात आती है, नैतिकता की विकास की अगर सिद्धांत की बात आती है, तो सबसे पहले कोहलबर्ग को जाना जाता है। सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो कोहलबर्ग आता है। तो कोहलबर्ग ने जो काम किया, बहुत ज्यादा काम किया, तो पियाजे से इंस्पायर होकर उन्होंने भी काम किया। तो ये इनको थोड़ा जानने के बाद हम जो पियाजे को थोड़ा समझ लेंगे कि पियाजे ने जो है वो सिद्धांतों अपने क्या क्या बात करी। जैसे उन्होंने स्टेज बताया था, 4 स्टेज, वैसे इन्होंने भी स्टेज के बारे में बात करी हुई थी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो हम पहले उनको समझ लेंगे, तो इनको समझना हमको थोड़ा आसान हो जाएगा। हम दोनों में जब कंपेयर कर लेंगे तो हमको आसान हो जाएगा। तो इसलिए आज हम सबसे पहले इनको पढ़ेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग को। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है, इनका अंग्रेजी में पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में हम समझते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग है कौन? ये जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। कौन है ये इनके बारे में समझेंगे। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। हालांकि जितने भी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक थे तो अमेरिकी ही थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के रहने वाले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। इन्होंने जो है इसके क्षेत्र में, नैतिक विकास के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, नैतिक विकास के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इनका जो कार्यकाल था वह कार्यकाल था 1927 से लेकर के 1987 तक, 1927
से लेकर के 1987 तक 1987 तक इनका कार्यकाल था। यानी अगर ये बात कह दी जाए, अगर ऐसा दिया जाए तो आपको ये समझना है कि ये इनका बॉर्न है और ये इनकी डेथ है। तो ये इनका इतना सारा का इनका कार्यकाल था। और इनको जो है ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, इनका जो कार्यकाल है वह 1927 से 1987 तक था, 27 से 87 तक का था। ये नैतिक विकास के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत के रूप में इनको जाना जाता है। नैतिक विकास के सिद्धांत को विकसित करने का, नैतिक विकास के सिद्धांत को विकसित करने के रूप में इनको जाना जाता है। नैतिक विकास के सिद्धांत के विकसित करने के रूप में इनको जाना जाता है। ये इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को जो है डेवलप किया। इन्होंने कैसे किया? इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया। इन्होंने बहुत सारे जो है चेकलिस्ट बनाई, बहुत सारा ऐसा बनाया कि चेकलिस्ट बनाई, और उस चेकलिस्ट में उन्होंने रखा कि चलो अच्छा जो है आप ये बताओ आपको कैसा लगता है, आप ये बताओ आपको कैसा लगता है, आप ये बताओ आपको कैसा लगता है। बहुत सारा इन्होंने सर्वे किया, बहुत सारा सर्वे किया। उस सर्वे में बहुत सारे लोगों को भी रखा, बहुत सारे लोगों की जो है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ऐसे ही चर्चा इन्होंने जो है ये बहुत सारे लोगों को रख करके वो उसमें समझा कि आप इसके बारे में क्या समझते हो, आप इसके बारे में क्या समझते हो, आप इसके बारे में क्या समझते हो, आप इससे सहमत हो कि नहीं, आप इससे सहमत हो कि नहीं, आप इससे सहमत हो कि नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों को एक पहले इन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया, एक कॉन्टेक्स्ट दे करके कि ये कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहानी है, इस कहानी से आप क्या समझते हो, इस कहानी से आप क्या समझते हो, इस कहानी में ऐसा क्या हो सकता है, 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 ऐसा क्या हो सकता है। तो उस कहानी के माध्यम से जो इन्होंने लोगों से उनके ओपिनियन समझे, तो उस ओपिनियन में लोगों ने अपने अपने अलग अलग प्रकार के विचार दिए, अलग अलग प्रकार के विचार दिए। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम कोहलबर्ग की जो थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो जो है कोहलबर्ग जी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो जन्म है वो 1927 में और इनकी मृत्यु 1987 में हुई। ये नैतिक विकास के सिद्धांत के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। यह जो है इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में हार्वर्ड मतलब मनोवैज्ञानिक विभाग में, इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में, कहाँ पे, तो शिकागो विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में, शिकागो विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में, मनोविज्ञान विभाग में ये जो है वहां पे वो प्रोफेसर थे। वहां पे शिकागो विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर थे। और इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल में भी इन्होंने काम किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के स्कूल मतलब वो ग्रेजुएट स्कूल में भी इन्होंने काम किया। ये स्कूल में प्रोफेसर के रूप में काम किया। क्या थे वहां पे, इन दोनों जगहों पे, ये दोनों जगहों पे प्रोफेसर थे। उन दोनों जगहों पे इन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम किया, प्रोफेसर के रूप में काम किया। अब ये जो है इसके बारे में ये इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम किया। काम करके वहीं जब काम करते इन्होंने जो है एक 1958 उसके पहले उन्होंने पीएचडी में एनरोलमेंट लिया। जो ये कोहलबर्ग जी हैं उन्होंने पहले पीएचडी में एनरोलमेंट लिया। पीएचडी में एनरोलमेंट इनकी जो है पीएचडी 1958 में पूरी हुई। उसी के आधार पे इन्होंने 1958 में ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वहीं से दिया है। तो 1958 में, ये भी हमको याद रखना है कि 1958 में उनके डिजर्टेशन, उनका जो डिजर्टेशन था, लघु शोध था, डिजर्टेशन, लघु शोध को कहते हैं डिजर्टेशन। लघु शोध डिजर्टेशन में उन्होंने 1958 में उनके लघु शोध में डिजर्टेशन में इसका जिक्र किया। लघु शोध में नैतिक विकास के रूप में उन्होंने जिक्र किया, नैतिक विकास का उल्लेख किया, और इसी के बाद से उन्होंने और काम किया, वहीं से शुरू कर दिया और काम शुरू किया। तो 1958 के लास्ट तक आते आते इन्होंने क्या किया, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत भी दिया। तो तब से ही जाना जाता है 1958 में, कि 1958 में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। नैतिक विकास
का सिद्धांत आया। यह पूछा जाता है अक्सर कि नैतिक विकास का सिद्धांत कब आया। नैतिक विकास का सिद्धांत कब आया, तो आप बताएंगे कि 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो आया। और किसने दिया, तो वो दिया जिसने, वह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो थे वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। अब लॉरेंस कोहलबर्ग ने इतना तो काम किया, इन्होंने अपने अपने में चरण की व्याख्या की। जैसे पियाजे जी ने चरण की व्याख्या करी हुई है कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो वैसे ही इन्होंने अपने नैतिक विकास में चरणों की व्याख्या करी। इन्होंने अपने उसमें चरणों की व्याख्या करी, चरण के आधार पर इन्होंने बताया। इस सिद्धांत में चरण की व्याख्या करी, चरण की व्याख्या करी। और चरण की व्याख्या, जब चरण की व्याख्या करी तो इन्होंने, जैसे उन्होंने चार, पियाजे जी ने जैसे 4 चरण दिए हुए थे, इन्होंने 3 चरण दिए अपने सिद्धांत में। मोरल, जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है, नैतिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने 3 चरणों में बताया। नैतिक विकास को 3 चरणों में बताया, 3 चरणों में समझाया। अब जब 3 चरणों में समझाया तो इसीलिए कहीं-कहीं ये कहा जाता है कि इस सिद्धांत को स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। नैतिक विकास का स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। यही कहीं-कहीं इसको नैतिक विकास का स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। कभी-कभी ये भी अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि नैतिक विकास का स्टेज थ्योरी कौन है, किसने दिया है? नैतिक विकास का स्टेज थ्योरी किसने दिया है? तो नैतिक विकास का स्टेज थ्योरी किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया हुआ है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया हुआ, तो ये भी जो है आप वहां पे याद रखेंगे। तो ऐसे जो है नैतिक विकास के क्षेत्र के रूप में लॉरेंस कोहलबर्ग ने काम किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है बहुत सारा अध्ययन किया, ढेर नहीं, मतलब बहुत सारा, हजारों हजारों इन्होंने जो है वो लोगों से सर्वे करवाया, हजारों लोगों को जो है इन्होंने लिया, अपने में शामिल किया। शामिल करके क्या किया इन्होंने? सब सर्वे करने के बाद वो उसमें से देखे, जब आंकड़े उनके पास आए, तो आंकड़े आए तो वो समझते हैं कि ये सभी अपने अपने अलग अलग व्यू दे रहे हैं, जो जैसा वो वैसा देता है। जैसे आप ही अगर बात कर लो, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं इस मुद्दे पर आता हूं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे हैं, शिक्षक हैं, या आप जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर कभी भी किसी बात करेंगे तो बात क्या करेंगे? सबसे पहले आप वही बात करेंगे, हमारी फील्ड में ये, हमारी फील्ड में वो, हमारी फील्ड में वो, क्योंकि आपने वो जिया हुआ है, आप वही कहोगे। वही दूसरा, अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन जब भी बात करेगा तो अपने बिजनेस से संबंधित बात करेगा। वही कोई वैज्ञानिक है तो हमेशा अपनी बात वैज्ञानिक के रूप में करेगा। तो ऐसे ही इन्होंने देखा कि बच्चे जिस अवस्था के हैं, छोटे हैं, तो उनका जो ओपिनियन आया वो छोटों के हिसाब से आया। बच्चे जब बड़े हो गए, मिडिल अवस्था में है, तो उनका जो ओपिनियन आया वो मिडिल की अवस्था से आया। जो लोग बड़े हैं, उन बड़े लोगों की मेच्योरिटी के हिसाब से उनका संज्ञान आया, उनका जो ज्ञान आया, उन्होंने जो उसके बारे में अपना मत दिया है, वो मेच्योरिटी के हिसाब से दिया, परिपक्वता के हिसाब से दिया हुआ, और वो लोकतांत्रिक हिसाब में उन्होंने दिया हुआ। तो इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं सारे ओपिनियन को देखते हुए, सब कुछ को देखते हुए, उन्होंने 3 रूपों में जो है इसके मोरल डेवलपमेंट को उन्होंने 3 रूपों में विकसित किया। इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा पूरी अभी 2 दिन होनी है, बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे, ताकि आपके मस्तिष्क में बिल्कुल जो है यह सेट हो जाए। क्योंकि उसका बारीक, अभी तो खाली मैं होल बता रहा हूँ, आज मैं पूरा होल बताऊंगा। होल बताने के बाद इसके पार्ट में आऊंगा, ताकि जहां से प्रश्न आते हैं, जो बारीक प्रश्न आते हैं, जैसे हमने लगभग 1 वीक में पियाजे को खत्म किया, तो पियाजे के आप छोटे छोटे बातों को आप समझ पाएंगे। अगर कभी भी स्कीमा से संबंधित प्रश्न आएगा, कभी भी जो है एकोमोडेशन से संबंधित प्रश्न आएगा, कभी जो है वो एडेप्टेशन से संबंधित प्रश्न आएगा, तो आप उसका तुरंत जवाब दे पाओगे। अगर कभी भी किसी प्रकार का कोई जवाब आएगा, चाहे वह ईगोसेंट्रिक का बात हो, चाहे वह सेंट्रिज्म का बात हो, चाहे कोई भी बात हो, उनका आप बारीकी से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपने बारीकी से उसको पढ़ लिया हुआ। तो ऐसे ही हम इसको भी बारीकी से आपको पढ़ाएंगे, एक एक स्टेज में क्या बात कही जाती है। तो आप जब प्रश्न आएंगे तो प्रश्नों को जवाब दे पाएंगे, क्योंकि होल नहीं आएगा, उसके बारीक से उसका अप्लाइड प्रश्न आएगा। तो अप्लाइड की चीजों को आपको अप्लाई करना आना चाहिए, वो तभी कर पाएंगे जब आप समझेंगे। चलिए, तो मुद्दे में बात करते हैं। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, 1927 में इनका जन्म, 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने नैतिक विकास के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, तो इसीलिए इनके नैतिक विकास के का जो है उनको थ्योरी का नाम दिया जाता है। ये शिकागो विश्वविद्यालय में तथा जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम किया। तो तब से वहीं से मनोविज्ञान विभाग में काम कर रहे थे। तो मनोविज्ञान के विभाग में काम करते करते इन्होंने पीएचडी करी, और पीएचडी करने के बाद उन्होंने अपने लघु शोध में नैतिक विकास को उन्होंने मेंशन किया, और वहीं से उन्होंने सर्वे स्टार्ट किया कि देखते हैं कि लोगों के मन में, उन्होंने थीम दी कि कोई एक वस्तु दी, उस वस्तु पर लोगों का ओपिनियन क्या है, उसमें उन्होंने छोटों को भी रखा, मिडिल को भी रखा, बड़ों को भी रखा, सबको रखा। बट उसमें उन्होंने एक बात रखी, उनमें सभी लोगों को तो रखा, बट सारे मेल्स को रखा।
इसी पे उनकी आलोचना भी हुई आगे जाकर के। इनकी आलोचना भी हुई कि जो उनके सर्वे में लोग थे, उस सर्वे में लोग खाली मेल लोग थे, यानी पुरुष लोग थे। पुरुषों को इन्होंने शामिल किया, तो पुरुषों को शामिल किया तो बाद में इनकी क्रिटिसाइज हुई कि महिलाओं को क्यों नहीं रखा। महिलाओं को क्यों नहीं रखा, तो महिलाओं का आगे अध्ययन किया गया, एक लोगों ने आगे और आगे महिलाओं का अध्ययन किया, तो बताते हैं कि महिलाओं जो है, महिलाएं भी ऐसे ही अपना अपना ही ओपिनियन रखती है। महिलाएं भी जो है वो फैमिली कंसर्न होती है, तो उनका भी हम पढ़ेंगे, तो हम उनका क्रिटिसाइज पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो ऐसे ही जो है नैतिक विकास के क्षेत्र को उन्होंने 1958 के अंत तक आते आते नैतिक विकास का पूरा सिद्धांत उन्होंने जो है बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत जो है वो चरणों में होते हैं, जो ये नैतिक विकास जो है वो चरणों में होता है, चरणों में होता है। बच्चा उसी चरणों के हिसाब से जो है उनके अंदर में वह विकसित होता है। वो ये सोचते हैं इस चरण में ये सोचते हैं, यानी वह जो प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे इस तरह से सीखते हैं, कन्वेंशनल स्टेज में इस तरह से सीखते हैं, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में इस तरह से सीखते हैं। तो वो पूरा विस्तार में जो हम चर्चा करेंगे। इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। इसीलिए इनकी थ्योरी को स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। कोहलबर्ग जो है वह इन्होंने जो पियाजे जी का जो सिद्धांत है, पियाजे जी के सिद्धांत को ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको पियाजे के सिद्धांत का जो उन्होंने उसमें उन्होंने जो मोरल थ्योरी के बारे में बताया हुआ था 1932 में जो उन्होंने मोरल थ्योरी के बारे में बताया हुआ था, उसी का रूपांतरण किया और उसी में थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया, रूपांतरण करके मॉडिफाई किया। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, वह कोहलबर्ग की थ्योरी किससे इंस्पायर्ड है। कोहलबर्ग की थ्योरी किससे इंस्पायर्ड है, तो कोहलबर्ग की थ्योरी जो है वो जीन पियाजे का जो 1932 जो जीन पियाजे का था, जीन पियाजे का जो सिद्धांत था, उसी जीन पियाजे के सिद्धांत पर जो है यह प्रेरित है। पियाजे की थ्योरी, पियाजे का सिद्धांत, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत को रूपांतरित, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को रूपांतरित किया इन्होंने। जैसे उन्होंने 4 स्टेज में बताया, तो इन्होंने उसको 3 स्टेज में बताया, तो 3 स्टेज बताया, तो वहां पे भी उन्होंने चरणों में बताया था, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने चरणों में बताया। इन्होंने 20 साल तक के बच्चों को जो है एक सर्वे में अपने शामिल किया। जो ये है लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने 20 वर्ष तक के बच्चों को 20 वर्ष तक के बच्चों को अपनी स्टडी में शामिल किया, बच्चों को अध्ययन में शामिल किया। उसके बाद भी इन्होंने शामिल किया कुछ लोगों को, इन्होंने एडल्ट पर भी अध्ययन किया था, बट मेन जो है इन्होंने 20 साल तक के बच्चों पर जो है इन्होंने वो किया। तो ये भी इसीलिए ये भी किशोरावस्था तक ही जाने जाते हैं। तो 20 साल तक के बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद यह पाए कि जो है सारे जो चरण है, वह चरण जो है वो यूनिवर्सल होते हैं। इन्होंने जब पाया, देखा कि 20 वर्ष तक के बच्चों में जब देखा इन्होंने, तो जो इन्होंने चरण बताए, चरण 1 चरण 2 चरण 3 चरण, जो चरण बताए, इस चरणों में देखा कि यह जो प्री कन्वेंशनल या कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल, जो इन्होंने नाम दिए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इन्होंने कहा कि इसमें जो हम देखते हैं 20 वर्ष तक के बच्चों को जो अलग अलग उन्होंने एज वाइज में इन्होंने जो डिवाइड किया, तो इन्होंने पाया कि सारे चरणों में जो नैतिक विकास होता है, सभी चरणों में, चाहे ये चरण चाहे ये चरण, ये सभी चरणों में, ये चरण सभी चरणों में जो विकास इन्होंने देखा, उन्होंने यूनिवर्सल देखा। सभी चरणों में विकास सार्वभौमिक हुआ, यूनिवर्सल। अब सार्वभौमिक हुआ, इसका मतलब क्या, सार्वभौमिक हुआ। अब इसका मतलब उन्होंने बताया कि जो बच्चा, चाहे वो बच्चा यहाँ का हो, गुजरात का हो, चाहे बच्चा कहीं का हो, मोरल रियलिज्म एंड मोरल रिलेटिविज्म जो पियाजे का, वो भी बता देना सर इसके बाद। हाँ बताएंगे इसके, मैंने बताया तो मोरल, पहले ये आज इतना बेसिक बताने के बाद फिर मैं आपको उसी पे आऊंगा। पहले मैं पियाजे का मोरल रियलिज्म और जो मोरल रिलेटिविज्म है उसको मैं फिनिश करूंगा, फिर इस पे आऊंगा। तब आऊंगा तो आपको दोनों जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पहले, आपके कहने से पहले मैंने आपको बता दिया कि ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, ताकि आपके मन में पहले मैं आपका मन मैं अपनी तरफ आकर्षित करूं, आप लोगों को मैं अपनी तरफ आकर्षित करूं कि हमको पढ़ना क्या है। जब आप आकर्षित हो जाएंगे, मतलब आपका माइंड बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर मैं इसकी बातों को जब समझाने लगूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि डेली चल रहा है, एक थ्योरी, दूसरी थ्योरी, तीसरी थ्योरी, चौथी थ्योरी, एक थ्योरी खत्म हो गई तो उसको अब साइड में रखना है, अब हमको दूसरी थ्योरी में आना है। तो अभी क्या है, कल की थ्योरी आपके मन में चल रही होगी, कल की थ्योरी वाइगोस्की की थ्योरी जो है अभी आपके मन में चल रही होगी,
तो अब जो है हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, जो नई थ्योरी लेके आए। तो इस नई थ्योरी में क्या बात है, तो नई थ्योरी में हम क्या करेंगे, आपको पहले लेके आएंगे, इस जगह पे लेके आएंगे, कॉन्सेंट्रेट कराएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो जो है ये अभी इनको बेसिक समझ लीजिए आज, फिर हम पियाजे को पढ़ लेंगे। चलिए, तो इसमें जो है लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने क्या किया कि इन्होंने जब अध्ययन किया, ढेर सारे लोगों को अध्ययन किया अपनी स्टडी में, हजारों लोगों को अध्ययन किया, हजारों लोगों को शामिल किया, तो बच्चे, फिर मिडिल एवरेज के, फिर हायर के, सभी लोगों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें से 20 वर्ष तक के बच्चों को उन्होंने लिया। अध्ययन सारे लोगों का आ गया, सारे लोगों का आ गया, उन्होंने 20 वर्ष तक के लोगों को सॉर्टिंग किया, मतलब उन्होंने फिल्टर किया, 20 वर्ष तक के लोगों को फिल्टर किया। फिल्टर किया और उसको जो है अलग अलग उम्रों में उन्होंने रख दिया कि कुछ जो है उम्र के यहाँ रहेंगे, कुछ उम्र के यहाँ रहेंगे, कुछ उम्र के यहाँ रहेंगे। तो कुछ उम्र को जो है प्री कन्वेंशनल में कहा, कुछ उम्र को कन्वेंशनल कहा, कुछ उम्र को जो पोस्ट कन्वेंशनल कहा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, भी आगे करेंगे, विस्तार में बताएंगे। तो ये बस आप इतना समझ के रखो। तो ये इसमें इन्होंने कहा, देखा कि ये इस प्रकार के जो बच्चे हैं, ये प्री कन्वेंशनल वाले जो बच्चे हैं, इनमें जो जो इनकी सोच दिखी, जो नैतिकता का विकास दिखा इनके अंदर में जो नैतिकता का विकास दिखा, इनके अंदर में जो नैतिकता का विकास दिखा, कन्वेंशनल स्टेज के बच्चों में जो नैतिकता का विकास दिखा, और जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के बच्चों में जो नैतिकता का विकास दिखा, वह सार्वभौमिक दिखा। वह सार्वभौमिक दिखा। सार्वभौमिक मतलब क्या कि वह जो बच्चे यहाँ के हैं, जो गुण यह दिखा रहे हैं, वही गुण वहां भी दिखा रहे हैं। बच्चा छोटा है जब, तो वह डर रहा है, डर के कि हमसे कहीं गलत ना हो जाए, हमारी बातों को लोग बुरा ना मान जाए। वह दंड से डरता है, वो पुरस्कार से जो है, मतलब वो खुश होता है। तो दंड और पुरस्कार को ध्यान में रखते हुए चीजों को सही और गलत करता है, कुछ बच्चे जब आगे जाते हैं तो वह बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, आगे जाकर के आगे की उम्र में बैलेंस हो जाते हैं कि चलो जो समाज में चल रहा है उसको स्वीकार कर लेते हैं। बट बच्चा जैसे और आगे बढ़ता है तो वह कहता है कि नहीं, डेमोक्रेटिक है, हमको अपनी बात कहने का हक है, यहाँ पे आप गलत हो, मैं गलत आपको कह दे रहा हूँ। जबकि जब छोटा बच्चा होता था तो गलत को गलत नहीं कहता था, वो कहता था कि चलो जो भी है, जो गलत है सही है, उनको स्वीकार लिया। उसको भी उतना नॉलेज नहीं था और वह दंड और पुरस्कार से डरता था। तो इसलिए इन्होंने देखा कि जो प्री कन्वेंशनल में जो चीजें मिली हैं, जो बच्चों का जो सर्वे आया इसी एक मुद्दे को लेकर के, वह देखा तो सभी का समान आया। यहाँ पे देखा कन्वेंशन में जो बच्चों का आया तो समान आया, और वहीं जो पोस्ट कन्वेंशन का देखा तो उन्हें समान आया। तो यही इस पर वो निष्कर्ष निकाले, इन्होंने इस पर निष्कर्ष निकाला कि बच्चों में जो नैतिकता का विकास होता है वह सार्वभौमिक होता है, चरणों के आधार पे वह सार्वभौमिक होता है। ये बात जो है आपको याद रखनी है कि सार्वभौमिक कहाँ पे बात कही गई, किसके संदर्भ में बात कही गई है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए इसको समझा देता हूं, और आपको इसी बात को सार्वभौमिक को मैं एक बार और एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ड्रॉ करके समझा देता हूं, चलिए मैं यही आपको ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए यह पहली स्टेज है, इस पहली स्टेज को हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। यह स्टेज जो है, इस स्टेज की जो अवस्था है वह अवस्था है 4 से 10 वर्ष। अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। जो कन्वेंशनल स्टेज है, इसकी अवस्था है वह 10 से लेकर के 13 वर्ष। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, विस्तार में चर्चा करेंगे। और इसके बाद की जो अवस्था है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो ये अवस्था है, इस अवस्था में 13 वर्ष से ऊपर तक के बच्चे पाए गए। 13 वर्ष से ऊपर जितने भी गए वो 13 वर्ष से ऊपर, मान लीजिए हम यहाँ पे 13 से 20 कर लेते हैं अभी, जबकि 13 वर्ष से ऊपर है। अब यहाँ पे इन्होंने देखा जो इन्होंने सर्वे किया, उस सर्वे में देखा कि सपोज करिए कि मान लीजिए एक एग्जांपल उन्होंने लिया, कोई भी। अभी एक एग्जांपल मैं आपको और अच्छा सा एग्जांपल दूंगा जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है, उस एग्जांपल को बहुत जगह पे लिया गया। मान लीजिए उन्होंने एक तर्क रखा कि जो है कोरोना, मान लीजिए उन्होंने एक रखा कोरोना। अब इस कोरोना के पीरियड में जो लोग बीमार होते हैं, और जो लोग बीमार होने के बाद, कोरोना की पीरियड में जो लोग बीमार है, और बीमार होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की और ऑक्सीजन की तस्करी कर रहे हैं, ये तस्करी करके इसको उल्टे पुल्टे दाम में बेच रहे हैं। और ये बेचना क्या सही है? अब इसी पे मतलब इन्होंने एक कहानी दी, एक कॉन्टेक्स्ट समझाया, मतलब एक 4 लाइन का, 5 लाइन का, 6 लाइन का उन्होंने एक कहानी दी। और कहानी देने के बाद बोला उन्होंने पहले कहानी को पढ़ो, और कहानी पढ़ने के बाद ये बताओ। इसमें से उन्होंने फिर प्रश्न दिए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2,
प्रश्न नंबर 3, इन्होंने ऐसे प्रश्न दिए। अब उन्होंने पूछा, इन्हीं सारे बच्चों से पूछा कि क्या कोरोना पीरियड में लोगों को वैक्सीन नहीं देना चाहिए? तो इन बच्चों ने कहा कि नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? वैक्सीन देना चाहिए। तो इन बच्चों ने कहा ऑक्सीजन क्या चुरा लेना चाहिए? तो ऑक्सीजन चुरा लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, चुरा लेना भी चाहिए, नहीं भी चुरा लेना चाहिए, हमको इसके बारे में नहीं जानकारी है। बट जबकि यहाँ पे जो अब जब आगे पूछी गई इन बच्चों से, 13 से 20 साल वाले बच्चों से पूछा गया, तो 13 से 20 साल वाले बच्चे बताए, यहाँ के लोग बताए कि नहीं, ये तो बहुत गलत है, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को करने वालों को जेल में डाल देना चाहिए, ऐसे लोगों को करने वालों को जेल में डालना चाहिए, ये तो नैतिकता का खिलाफ है, ये नैतिकता का खिलाफ है। वहीं उन्होंने एक और चीज पूछी कि चलो अच्छा, क्या उसी में एक और एग्जाम्पल पूछा, एक और एग्जाम्पल दिया कि यही जो है, ये दो बेड पे दो लोग लेटे हुए हैं, एक बेड पे एक व्यक्ति लेटा हुआ, दूसरा व्यक्ति लेटा हुआ है, दूसरे व्यक्ति पे दूसरा व्यक्ति लेटा हुआ है, यानी एक व्यक्ति, दोनों जो है कोरोना से पीड़ित है, एक इस बेड पे है और एक इस बेड पे है, दोनों व्यक्ति। अब दोनों व्यक्ति है, ये कह रहा है कि ये जो है बिल्कुल अंतिम सांस ले रहा है, ये अंतिम सांस ले रहा है, यानी इसको बचने का कोई चांस नहीं है, इसके बचने का कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे जो है, ये अभी ये बचने के चांसेस है इसके, बट इसको अगर हम ऑक्सीजन दे देंगे, इसके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर इसको लगा हुआ है, इसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, जबकि यह व्यक्ति बुजुर्ग है, इसने सब कुछ खा लिया, पी लिया, सब कुछ कर लिया हुआ है। यह जो है 70 वर्ष का है और यह अभी 40 वर्ष का है व्यक्ति, 40 वर्ष का व्यक्ति है। इसको तो क्या कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या इसका उठा करके इसको लगा देना चाहिए? क्या इसका जो है ऑक्सीजन इसको उठा करके लगा देना चाहिए, या ये इसको जाकर के दूसरा लेके आया, दूसरा नहीं मिल रहा है, तो क्या करें इसी कंडीशन में? तो वहां पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने निर्णय दिए, अलग अलग लोगों ने, ये वाली अवस्था के बच्चों ने अलग अपना ओपिनियन दिया, ये वाली बच्चा की अवस्था के अलग बच्चों ने ओपिनियन दिया, इन्होंने अलग ओपिनियन दिया। अलग ओपिनियन क्या दिया? उन्होंने ओपिनियन दिया कि नहीं, इस वाले बच्चे को यहाँ पे ये व्यक्ति का, इसका अपना खुद का दायित्व है, ऐसा क्यों कर सकते भाई, ऐसा करना गलत है, ऐसा कभी नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, बोले कि नियम तो नियम है, तो नियम को उन्होंने नियम को नियम माना। जबकि वहीं पे कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों के अंदर में जो मेच्योरिटी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इस व्यक्ति को बचाना जरूरी है, अगर यह व्यक्ति कोई बात नहीं, अंतिम सांस ले रहा है, तो अंतिम सांस ले रहा है, इसको तो जाना ही है, आज नहीं कल तो जाना है, इसलिए तो सब कुछ ले लिया। अगर इसका सिलेंडर इसको बचा देंगे तो इसकी घर गृहस्थी संभल सकती है, इसी पे कल एक न्यूज भी आई थी, न्यूज में भी यही बात कही गई थी, कि एक व्यक्ति को किसको बचाना चाहिए, जो व्यक्ति मर रहा है, या फिर जो जिसके पास है, किसको देना चाहिए। तो उसमें एक माँ ने क्या किया कि उसने जो है अपनी सारी बातें जो है इसको दी, यानी उसने कहा कि नहीं, पहले इनको बचाना है, हमको नहीं बचाओगे चलेगा, जो ऑक्सीजन की सुविधा या जो भी सुविधा है आप इस बच्चे को दो, क्योंकि इसको सभी लोगों को संभालना है, बचाना है। तो इसलिए कुछ लोगों ने मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा जो अच्छा बुरा है, उन्होंने बोला कि अभी छोड़ो ना भाई, ये इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो इसको निकाल कर इसको दे दो ना, जरूरी कौन है, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दो। तो ऐसे जो है मोरल डायलेमास, नैतिक दुविधाएं कभी कभी जब आती हैं, तो नैतिक दुविधाओं में इसका सही आंसर क्या होगा, हम क्या निर्णय लें, क्या सही क्या गलत करें, यानी वही मैंने आपको बताया कि क्या सही और क्या गलत है, ऐसे डायलेमास इन अवस्थाओं में आते हैं। तो उन डायलेमास को कोई निर्णय ले पाता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता है, कोई निर्णय कर पाता, कोई नहीं कर पाता, और करता कैसे है, उस डायलेमास से उभरने का काम कैसे करता है, तो वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपनी अपनी अवस्था के मेच्योरिटी के हिसाब से करता है। इसी मेच्योरिटी को जो है इन्होंने अपने आप में समझाया। किसने समझाया? ये कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांतों में समझाया कि बच्चों के अंदर में मोरालिटी कैसे विकसित होती है। जैसे मैंने आपको ये दो एग्जांपल यहाँ पे दिए कोरोना के एग्जांपल, ये दो बेडों पे दो व्यक्ति हैं, किसको जरूरी है, तो उस पर उन्होंने ढेर सारे प्रश्न पूछे, प्रश्नों पर लोगों का अलग अलग प्रकार का जवाब आया, उन्हीं अलग अलग जवाबों के आधार पे जो सर्वे आया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे लगभग 90% बच्चों के एक ही सेम जवाब है, 90% बच्चों के एक ही सेम जवाब है, एक जैसा ही जवाब है कि नहीं, हम कोई बात नहीं है, देना दे दो, कोई नहीं है, इनको भी दे दो, उनको भी दे दो, जो अच्छा लगे आपको कर लो। अब ये छोटे बच्चे उसी हिसाब से जवाब दिए। वहीं पे ये कहते हैं, यहाँ वाले बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत है भाई, नियम है, नियम बना हुआ, तो उस नियम को हम भी स्वीकार कर रहे हैं, उनको भी स्वीकार कर रहे हैं, तो ये इनका है तो इनको ही रहना चाहिए, इनको नहीं, इनके लिए दूसरा लेके आओ, इनके पास पैसा नहीं है क्या, इनको पैसा दे दो जाके लेके, इनको बेचारे को क्यों मार रहे हो। इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे नियम को नियम समझना चाहिए, तो 90% लोगों ने नियम को नियम बताया। अब नियम को नियम बताया, आगे जाकर के जो है वो जब आगे बढ़े अगली वाली अवस्था में, तो कहे कि
नहीं, यहाँ पे जो जरूरी है, जो जरूरी है वही होना चाहिए, जो जरूरी है वही होना चाहिए। जितना जो मतलब अगर इसकी आवश्यकता है तो इसको होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है तो इसको होना चाहिए। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वो इतना जल्दी निर्णय भी नहीं दे पाए, वो इतना जल्दी ऐसे कुछ जगहों पे जल्दी निर्णय भी नहीं दिए। जो दिए उसको बहुत सोच समझ करके दिए। उन्होंने सोचा समझा कि बहुत सारी बातों को उन्होंने कैलकुलेशन किया। कैसे? दोनों दोनों मरीज एक ही है, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई डॉक्टर, दोनों दोनों डॉक्टरों के लिए मरीज दोनों सेम है। बट यहाँ पे जब बात आई कि किसको ऑक्सीजन निकाल के बोले कि हम नहीं भाई निर्णय ले सकते, हमारे पास ये एथिक्स नहीं है, हमारे लिए तो दोनों मरीज एक जैसे ही है। अब यहाँ पे एथिकल पूछा गया कि क्या करा जाए, मतलब आप सोच कर बताओ क्या करा जाए। तो इन्होंने कई सारे पैमाने पर सोचा। अब जो ए वाली स्टेज वाले हैं, ई वाले स्टेज वाले कई प्रकार के पैमानों पर सोचा कि अब ये बेचारा बुजुर्ग है, इसका अंतिम सांस चल रहा है और इसने तो बहुत ज्यादा कुछ कर लिया है, इसको देखते हैं तो ये क्या, अगर ये भी बुजुर्ग, ये भी मतलब गया गुजरा है, कुछ नहीं कर सकता इसके जीवन में, अगर बचा भी लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो जाने दो, ये जहां चल रहा है वही चलने दो। बट अगर ये क्या करता है और किसी कारणवश इसको हो गया है और इसके घर में इसको इसकी वजह से 10 लोग 15 लोग इसकी वजह से कमा रहे, इसकी वजह से इसका घर चल रहा है और ये कर रहा है, ये दुनिया में लोगों को कर सकता है, तो इसको बचाना जरूरी, चाहे कैसे भी बचाओ, इसको बचाना जरूरी है, इसको बचाना जरूरी है। तो उन लोगों ने कई सारे पैमानों पर जवाब दिया, कई सारे पैमानों पर जवाब दिया। तो ऐसे ये वाली अवस्था में, जो ए वाली अवस्था में मेच्योरिटी वाले आंसर आए, मेच्योरिटी वाले आंसर आए, लोकतांत्रिक आंसर आए और मतलब सही गलत को पहचान करके जवाब आए, तो ऐसे में भी 90% के जवाब आए, 90% के जवाब आए। तो इसमें इसी के आधार पे, इन्हीं जगहों पे जो सेम सेम आंसर आए, लगभग लोगों के जो है जवाब एक जैसे आए, तो इसी पे इन्होंने ये वाली अवस्था, ये वाली अवस्था, ये वाली अवस्था का निर्माण किया। अवस्था का निर्माण करने के बाद इन्होंने कहा कि जो अवस्थाएं होती हैं, वह अवस्थाएं जो होती हैं वह सार्वभौमिक होती हैं। जो अवस्थाएं होती हैं वो अवस्थाएं कैसी होती हैं? वो सार्वभौमिक होती है। सभी अवस्थाओं में जो निकला, जो नैतिक विकास का जो मूल्य निकला, वह सार्वभौमिक निकला। सार्वभौमिक निकला। वह चाहे यहाँ का हो, चाहे कहीं का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे किसी भी देश का हो, सारे बच्चों के अंदर में एक जैसा ही आंसर देखने को मिला। और उनकी सोच के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से तो ये नैतिक विकास का जो है उन्होंने सार्वभौमिक का स्टेज भी उन्होंने बताया। चलिए यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। तो ऐसे ही जो है इन्होंने स्टेप बताया और कोहलबर्ग ने पाया कि जो चरण होते हैं वो चरण, सारे चरणों में सार्वभौमिक जो है रिजल्ट आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां तक हो गया, हम आगे की बात करते हैं। और क्या बताया कोहलबर्ग ने? कोहलबर्ग ने क्या किया, ऐसे ही बच्चों को बहुत सारी कहानियां सुनाई, ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनाई, बहुत सारे जो है तथ्य दिए, बहुत सारी कहानियां सुनाई, बहुत सारे तथ्य दिए और उन तथ्यों के आधार पे, उन्हीं तथ्यों के आधार पे, उन्हीं तथ्यों के आधार पे बच्चों को बताया। अब उनको उलझन आई कि क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है क्या, वैसे हो सकता है क्या, तो वो जो है उसी को उन्होंने मोरल डायलेमा कहा। बच्चों को बहुत सारी कहानियां सुनाई, यहाँ उन्होंने बच्चों को कहानियां सुनाई और बच्चों को तथ्य भी दिए, बच्चों को तथ्य दिए, कुछ कहानियां दी, यानी कुछ कॉन्टेक्स्ट दिए। सर्वे में, अपने सर्वे में, सर्वे में कुछ कहानियां, कहानियां बताई, कहानियां बताई और रखी, कहानियां बताई और रखी, रखी और रखने के बाद उन्हीं कहानियों से उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। कहानियों के आधार पे, कहानियों के आधार पे कुछ प्रश्न पूछे, उलझन भरे, उलझन भरे भरे प्रश्न पूछे, उलझन भरे प्रश्न पूछे। अब जब उलझन भरे प्रश्न पूछे तो प्रश्नों के जवाब पर, प्रश्नों के जवाब पर देखा कि जो है वहां पे कुछ दुविधा मिली, दुविधा मिली, दुविधा मिली कैसी? तो उस दुविधा को कहा गया डायलेमा, उस दुविधा को कहा गया डायलेमा। क्या कहा गया? डायलेमा, डायलेमा, या उसी को कहा गया नैतिक दुविधा, उसी को कहा गया नैतिक दुविधा। अब उस नैतिक दुविधा पे जो है बच्चों से प्रश्न पूछा गया। अब इसी नैतिक दुविधा पर, इसी नैतिक दुविधा पर एक बहुत बढ़िया जो है उन्होंने अपना एक उदाहरण दिया। इसी नैतिक दुविधा पर उन्होंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। वह जो है उदाहरण किसका था? हाइनस का था, हाइनस का, हाइनस का एक बहुत बढ़िया कहानी थी। उसी कहानी पर उन्होंने उदाहरण दिया हाइनस का। हाइनस जो है वह यूरोप का एक व्यक्ति है। हाइनस जो है वह यूरोप का एक व्यक्ति है। कहाँ का? यूरोप का। हाइनस यूरोप का व्यक्ति है। इस हाइनस की मैं कहानी बताता हूँ। हाइनस की कहानी हर जगह फेमस है और उस कहानी पर ही ये पूरी की पूरी जो है नैतिक दुविधा पर यह जो मूल्य बना, यह फेमस हुई।
अब यहाँ पे एक कहानी कही गई, कहानी इसी संबंध से जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कोरोना से संबंधित, तो यहाँ पे भी एक कहानी है। इनकी इनकी जो हाइनस है, हाइनस की महिला, मतलब हाइनस की जो वो पत्नी, वाइफ, हाइनस की पत्नी जो है वो कैंसर से पीड़ित रहती है। हाइनस की पत्नी कैंसर से पीड़ित रहती है, तो कैंसर से पीड़ित रहती है, तो वो कैंसर की दवा उस टाइम पे नहीं थी। कैंसर की दवा उस टाइम पे नहीं थी, और उस टाइम पे इतने ये भी नहीं थे, दवाएं प्रचलित भी नहीं थी, प्रचलित नहीं थी। तो अब जब इनको पता लगा इनके इलाके में कहीं वो दवा नहीं मिल रही थी, इलाके में नहीं मिल रही थी, तो ये क्या किए कि कुछ दूरी पे इनके इलाके से बहुत दूरी पे उनको कहीं से पता लगा, मतलब इनकी जो वाइफ थी वो बहुत समय से बीमार थी, बहुत समय से बीमार थी, तो उनका ठीक नहीं हो रहा था, मतलब जो कैंसर वो ठीक नहीं हो रहा था, जबकि उनको ठीक करना था, ये चाहते थे कि मेरी वाइफ ठीक हो जाए और वह हमारा घर गृहस्थी भी संभालने लगे। तो ये क्या किए कि वो चारों तरफ खोजने लगे, अपना अपना चारों तरफ लोगों से बातचीत करने लगे, कैसे करें कैसे करें, उसका कोई इलाज नहीं था। तो कहीं से इनको भनक लगी, कहीं से इनको सोचने में आया, मतलब पता लगी, सूचना मिली कि ये इस इलाके के बाद वाले इलाके में, इस इलाके के बाद वाले इलाके में वहां पे जाओगे तो वहां पे एक केमिस्ट के पास जो है उसने इस प्रकार का इलाज बनाया हुआ है। यानी इस जो है कैंसर है, इस कैंसर का इलाज उसके पास एक ड्रग है, उसके पास एक इलाज है, उसके पास दवा है, तो दवा को वो अब वहां जाता है, उसको पता चल गया तो वहां जाता है, तो उन लोगों ने बताया कि दवा का जो है रुपया, जो दवा का कीमत है, वो दवा की कीमत भी इतनी है, दवा की कीमत भी इतनी है, तो दवा की कीमत जो है उसने बताया, जैसे सपोज करिए कि आज आज क्या है, आज ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो थोड़े से मिल रहा था, तो लोग इतना बढ़ा दिए हुए थे। वही कंडीशन ये हाइनस के साथ में भी हुई थी, हाइनस के साथ में भी हुई थी, सेम कंडीशन वहां पे भी हुई थी हाइनस के साथ में। तो हाइनस ने क्या किया कि उसकी कीमत जो है वो कीमत 2,000 रुपए थी, कीमत जो उसकी कीमत थी 2,000 थी, तो वह लगभग 2,000 घर से उसको पता चल गया थी कि ये लगभग इतने की आती है, तो वह 2,000 रुपए जो है, वह 2,000 रुपए क्या किया, अपने घर से ले गया। घर से 2,000 प्लस आने जाने का खर्चा, वो 2,000 रुपए और ले लिया होगा, 4,000 रुपया लिया। अब 4,000 रुपया लिया, 4,000 रुपया लेकर के वह गया वहां पे उस इलाके पे, 4,000 में गया। अब वहां वो जाकर के बात किया, वहां वो जाकर के बात किया किससे, केमिस्ट से बात किया। दुकान पे गया, वहां पे केमिस्ट की दुकान पे गया, बोला कि भैया मेरी वाइफ, अपनी सारी व्यथा उसने बताई, और मैंने सुना है कि आप लोगों ने ऐसी दवा, थोड़ा उसने मतलब मर्च मलहम भी लगाया, उसको थोड़ा बटरिंग भी करी कि भाई आप लोगों ने बनाया हुआ है और मेरी वाइफ है और उनको ऐसा है, तो मैं आपको ये 2,000 रुपए देता हूँ, मुझे दवा दीजिए। बोले कि नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, इस दवा की बहुत डिमांड है, दवा 2,000 रुपए में नहीं है, दवा 10,000 रुपए में है। इसने कहा दवा 10,000 रुपए में है। किसने? अब दवा का रेट बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई तो रेट बढ़ गया उसका, दवा का उसने रेट बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया, 10,000 कर दिया। बोला नहीं, 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए हो दोगे तो दूंगा, 10,000 रुपए दोगे तो दूंगा। अब बोला 10,000 रुपए तो नहीं होगा, चलो मैं जो है, मैं अपने घर से 2,000 रुपए मैं तो आपकी दवा का लेके आया हूँ, 2,000 रुपए में, और जो मेरा आने जाने का मैं वो भी आपको देता हूँ, और मेरे पास जो अड़ी घड़ी है वो भी मैं आपको देता हूँ, तो सपोज कुल मिलाकर के 6,000 रुपए होते हैं, मैं आपको 6,000 रुपए देता हूँ, 6,000 में तो दे दो भाई, अब 6,000 रुपए में दे दो। तो उसने कहा, पहली बात में क्या कि उसके पास 2,000 रुपया था, 10,000 रुपया उसको दिया, फिर सब मिला करके, मतलब 10,000 रुपया उसने डिमांड करी, सब मिलाकर उसके पास 6,000 रुपया हुआ, तो 6,000 रुपया वो देने के लिए तैयार हुआ, 6,000 रुपये देने के लिए तैयार हुआ। अब 6,000 पे भी वो कहता है कि भाई 6,000 रुपये में नहीं मिलेगी आपको दवा, 10,000 ही लेके आओ जाकर के, आपको 10,000 रुपये ही लेके आना पड़ेगा, 10,000 लेके आओगे तभी आपको ये दवा मिलेगी। अब बोलता है कि भाई 10,000 रुपये तो नहीं है, एक काम करो, जाने दो, सीसी में से आधा ही करके दवा दे दो हमको, उसमें से आधी दवा दे दो, जितना होता है हम आधी से काम चलाएंगे, आधी बाद में आके पैसा देंगे आपको, आधी उनको उसमें बाद में दे देना। बोले भाई एक सीसी में दवा खुलती नहीं है, पूरी की पूरी मिलती है, आधी नहीं मिलती है, आधी नहीं मिलती, आधी मिलेगी नहीं आपको, जब भी मिलेगी पूरी लेके जाओ, भगो लेके आओ घर से। तो उसको भगा देता है, केमिस्ट उसको भगा देता है, भगा करके बोलता है कि जाकर दूसरी अपने घर से पैसा लेके आओगे तब दूंगा, चला जाता है। केमिस्ट वो वहीं वहीं बैठा रहता है, कुछ सोचता है क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे, ये देने को तैयार नहीं है। अब मैं यहाँ से घर जाऊंगा, घर से वापस आऊंगा तो वो पता नहीं मेरी पत्नी मर जाए, अब क्या करे, क्या ये इतने में देने को नहीं तैयार है। वो खूब सोचा विचारा, बोला कि घर जाऊंगा तो घर से फिर आऊंगा, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इतनी व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उसको बचाना भी जरूरी है। तो बोलता है उसने निर्णय किया, ये जो है केमिस्ट अपनी दुकान को बंद किया और बंद करके घर चला गया। तो वो वहीं छुप करके वह रात का इंतजार करने लगा, और रात का इंतजार करते करते उसके मन में आया, उसने निर्णय लिया कि नहीं, हम चोरी करेंगे। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, घर से वापस आऊंगा, पता नहीं बचे कि ना बचे, मैं यहीं से चोरी करता हूँ, चोरी करूंगा, क्या होगा, बहुत होगा, हमको जेल में डाल देंगे, पर मेरी पत्नी तो बच जाएगी। यहाँ उसने क्या निर्णय लिया,
पत्नी को बचाने का निर्णय लिया, चोरी करने तक का निर्णय लिया। पहले तो उसने सब कुछ देखा, सब कुछ किया कि भाई इसको समझाया बुझाया, भाई इतने दे दो, सब कुछ किया, सब यहाँ पे देखा। तो अब देखने के बाद वो उसके अंदर में डायलेमा आया, डायलेमा आया कि करे क्या, मोरल डायलेमा आया कि अब अगर मैं वहां चला जाता हूँ, घर से आता हूँ, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वो दुविधा में पड़ा, दुविधा में पड़ने के बाद उसने निर्णय सटीक निर्णय क्या लिया कि यहाँ पे बचाना ही जरूरी है, बचाना ही जरूरी है। यहाँ पे भले हम चोरी कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, यहाँ गलत हो जाएगा भले, बट एक जीव की जो है जान तो बचेगी, जान बचेगी। वो रात को चोरी करता है, ताला तोड़ता है, ताला तोड़ करके दवा लेता है, ड्रग में उतनी दवा लेता है जितना उसको जरूरत थी, वो दवा लेता है, दवा लेकर के घर चला जाता है और घर से जाकर के देता है। तो ऐसे ही इस कहानी को पढ़ने के बाद कई सारे प्रश्न आते हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद ऐसी दुविधा आती है, ऐसी दुविधा जो है उस पर उन्होंने प्रश्न पूछा। ये कहानी उन्होंने बताई, हाइनस की कहानी बताई, बताने के बाद उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। क्या कुछ प्रश्न पूछे? उन्होंने कहा, पहला प्रश्न पूछा कि क्या हाइनस को दवा चुरा लेना चाहिए था? क्या हाइनस को दवा चुरा लेना चाहिए था? तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, तो गलत बात है, चोरी करना नहीं चाहिए, चोरी करना हमको सिखाया जाता, चोरी करना पाप है, चोरी किसी भी कंडीशन में नहीं करनी चाहिए, उसको पैसा जाकर के लेके आना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिचुएशन के आधार पे, बहुत सारे लोगों ने कहा सिचुएशन के आधार पे। उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया। सिचुएशन के आधार पे किसने दिया? सिचुएशन के आधार पे जो तीसरी वाली स्टेज थी, यहाँ पे पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, या तीसरी वाली स्टेज पे, या तीनों स्टेजों पे पहले वाले बच्चों ने, जो पहली वाली स्टेज वाले बच्चों ने थे, वह तो कहते, वह उन्होंने कहा कि हाँ पता नहीं, कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता है। उन्होंने ऐसा जवाब दिया, हो सकता है, क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जो दूसरे वाले बच्चे थे उन्होंने स्ट्रिक्टली यही जवाब दिया कि नहीं, चोरी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको यही सिखाया गया है कि नियम उनको सिखाया गया, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आया। अब यहाँ वाले जो बच्चे थे, तीसरी वाले बस वाले, उन्होंने जो डिप्लोमेटिक आंसर दिया, सिचुएशन के आधार पर, जैसा अगर जरूरत लगे। अब कहानी के आधार पे उन्होंने कहा सिचुएशन के आधार पे अगर उसको लगा चोरी करनी चाहिए तो उसने चोरी कर ली, कोई बात नहीं है, कर लेनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे जवाब आए। कहा गया कि क्या चोरी करना सही है या गलत है? दूसरा प्रश्न था, क्या चोरी करना गलत है या सही है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? अगर चोरी किया सही बात है तो क्यों चोरी करना? अगर वहां पे चोरी किया तो क्यों किया? सही है या गलत है? सही है। उसने, कुछ लोगों ने कहा सही है। तो क्यों? क्योंकि वहां पे जरूरी है। सिचुएशन बताया कि जरूरी है उसको बचाना। तो ऐसे लोगों के सर्वे के आधार पे उसने बताया। फिर उसने पूछा, क्या एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? मतलब ये उसने भी प्रश्न पूछा, अगला प्रश्न पूछा कि क्या एक पति का यह कर्तव्य है कि अपनी पत्नी के लिए चोरी करके दवा लेके आए? तो कुछ लोगों ने कहा, इन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। इन लोगों ने भी कहा नहीं उनको तो कमा करके लाना चाहिए, कहीं से पैसा लेके आना चाहिए, करना चाहिए। और इन लोगों ने कहा कि सिचुएशन के आधार पे अगर वहां बचाना जरूरी है तो चोरी कर लिया तो कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने कहा नहीं पत्नी को मरने दो, जाने दो। ऐसे जिसका जैसा जो ओपिनियन था उसने उस हिसाब से अपने व्यवहार से उन्होंने जवाब दिया। फिर कहा, क्या दवाई वाले को हक है कि दवाई के इतने ज्यादा पैसे ले? क्या दवाई वाले को कहा गया कि दवाई वाले को जो 2000 की जगह पे वो 10,000 रुपए ले, क्या ऐसा उसको हक है लेने का? तो हक के लिए कहा गया नहीं, उसको तो हक नहीं है। फिर क्यों बढ़ा दिया उसने क्राइसिस को? उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि डिमांड के आधार पर उसने बढ़ाया, कोई बात नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं बढ़ाना चाहिए। जो मोरलिटी को ध्यान में रखते थे, डायलेमा को, जो उन्होंने जिन्हें डायलेमा को झेल लिया, वो कहते थे कि नहीं, इसको इतना पैसा नहीं बढ़ाना चाहिए, तो गैर कानूनी है, इसको जेल में डाल देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा लेना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना कानून है क्या? मतलब ऐसा कोई कानून है जिसे ऐसा करने वाले लोगों को जो है वो जेल में डाल देना चाहिए? क्या ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए? बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ, ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो दवाओं का तस्करी करते हैं, दवाओं को बढ़ा करके बेचते हैं, दवाओं की ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनको जो है वो जेल में डाल देना चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। तो ऐसे इन प्रकार के, ऐसे हाइनेस की एक कहानी नहीं, ऐसे हजारों कहानियां जो है उसने प्रस्तुत करी। किसने? कोहलबर्ग ने प्रस्तुत करी। और उस प्रस्तुत करने पर मोरल डायलेमा पर जो है उन्होंने जवाब मांगे। जैसे मैंने आपको अभी भी कोरोना पे दो बेड पे रहने वाले व्यक्तियों पे मैंने चर्चा करी, 2 बेड पे रहने वाले व्यक्तियों की चर्चा करी, तो उसमें ये जाना गया कि ये करना है या नहीं है। कल एक की घटना और है, वहां पे भी मैं मोरल डायलेमा आपको बताता हूँ। वहां पे भी क्या करना चाहिए। यही अभी गुजरात में ही एक पटेल परिवार के व्यक्ति हैं, उन्होंने कल अपना जो है अंग दान किया, और कल पूरा मीडिया में और न्यूज में बहुत फेमस था। तो वहां पे यह बताया गया कि बहुत सारे लोग जो है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हाइनेस की कहानी पर एक मैं बताता हूँ, इसका भी एक मोरल डायलेमा लिया जा सकता है और बच्चों का ओपिनियन लिया जा सकता है। कहा गया कि क्या अंगदान करना चाहिए, यह एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न पर एक पूरी थीम यहाँ बताई गई।
एक पूरी थीम, एक कहानी यहाँ पे स्टोरी बताई गई। एक स्टोरी बताई गई कि एक महिला है, गुजरात की महिला है, और गुजरात की महिला ने पहले अनाउंस किया हुआ था कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी आंख, कान, मेरे आंख, जितने भी अंग हैं, जो अंग लोगों के यूज में होने वाले हैं, चाहे वह हृदय हो, चाहे वह किडनी हो, चाहे वह आंख हो, चाहे वह कान हो, चाहे कोई भी, जो भी हमारा इलाज, जो भी हमारे अंग है, वो अंग अगर किसी को काम आते हैं तो अंग उनको दे दिया जाए। तो ऐसे जब यह महिला जब मरी तो इनके हार्ट को निकाल करके दिया गया, इनकी आंखों को निकाल करके दिया गया, इनकी किडनी को निकाल करके दिया गया, और इनके ऐसे ही 7 अंगों को निकाल करके 7 लोगों तक पहुंचाया गया। 7 लोगों तक पहुंचाया गया। अब 7 लोगों तक पहुंचाने के लिए पहुंचाया गया, तो अब ऐसे 7 लोगों की जिंदगियां बची। जो जिनको आंख मिली तो आंख जो है वो देख सकते हैं, जिनके हृदय में मिला, हृदय जिनको मिला तो उनका हृदय जो है धड़क रहा है, किसी को किडनी मिली तो किडनी जो है वो हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अंग जो काम आते हैं, वो अंग जो है होने चाहिए। तो ऐसे इस कहानी पे क्या अंगदान करना चाहिए? इस कहानी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंगदान नहीं करते हैं, अंगदान नहीं करते हैं। तो अंगदान अगर करें तो ऐसे जितने लोग मर रहे हैं, जिनकी किडनी खराब हो जा रही है, उनको किडनी नहीं मिल रही है, और वो बेचारा मर जा रहा है, तो मरने के बाद तो वो चीज खराब हो रही है ना। कोई भी है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, हमारे मरने के बाद तो वो वस्तु यूज में नहीं आने वाली है। तो क्या अगर मरने से पहले ही हम अपना ये लिखित दे दे कि हमारे मरने पर हमारा अंगदान किया जाए, तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी किडनी खराब हो जाती है, जिनके हार्ट में छेद हो जाता है, या फिर जिनकी आंखें खराब हो जाती है, उनको ये अंगदान हो सकता है, उनको दिया जा सकता है। तो ऐसे पे भी कहानी जो उन्होंने पूछा, तो लोगों ने कहा अंगदान करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा अंगदान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये मोरल डायलेमा यहाँ पे प्रदर्शित हुआ। तो ऐसे इसी को आधार मान करके, इसी कहानियों को मान करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो मोरल डायलेमा प्रदर्शित किया, और इसी पे उन्होंने स्टेजेस बताया। इसी पे उन्होंने स्टेजेस बताया। अब स्टेजेस में, उससे पहले स्टेजेस हम पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोरल डायलेमा और मोरलिटी होती क्या है। मोरल डायलेमा और मोरलिटी होती क्या है, नैतिकता होता क्या है, उसके बारे में समझ लेते हैं। नैतिकता आती कहां से और नैतिकता को कहते क्या है। अब यहीं पे हमारी नैतिकता बनती है। हमारा देश है, हमारे देश में अब कहीं कहीं नैतिकता के बारे में एक और चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने अंगदान की बात करी, अंगदान में हमारे यहाँ नियम इतना कठोर है, इतना है कि उसमें मतलब उसको जूझने में, अंगदान करना नहीं कि हमने कह दिया कि अंगदान कर लो, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है हेल्थ डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। हेल्थ डिपार्टमेंट अगर अप्रूवल देगा तब जाकर के हम कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो लोग कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की तस्करी कर रहे थे, या बेड का ज्यादा पैसा ले रहे थे, या ऐसा कर रहे थे, तो ऐसी जगहों पे इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। क्या यह जरूरी है, क्या यह है कि हम किसी व्यक्ति को ऐसे छोड़ दे, तड़पता हुआ छोड़ दे, किसी व्यक्ति को तड़पता छोड़ दे, और किसी तड़प रहा और उसकी हम सेल्फी ले। ऐसे जगहों पे ऐसे बहुत सारी कहानियां जो है इन्होंने कोहलबर ने बनाई, और उसी मोरलिटी पर बताया कि कितने लोग देखो वो मरते रहते हैं, और वहां उसको उठा करके हॉस्पिटल लेके जाना है, वह नहीं करेंगे, उसका सेल्फी खींचेंगे, उसका फोटो बनाए, उसका वीडियो बनाएंगे कि भाई ये तड़प रहा है, ऐसे मर रहा है। ये नहीं है। ये क्या ये मोरलिटी है? ये मोरलिटी नहीं है। जबकि वहां पे पीछे कारण क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का, वो तड़पते हुए व्यक्ति को सब लोग वहीं से आकर के चले जा रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा है। उठाने के पीछे एक कारण है। सब लोग ये जानते हैं कि अगर मैं इस तड़पते हुए व्यक्ति को अगर मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, तो सबसे पहले घटना मेरे ऊपर आएगी, पुलिस पहले मेरे को पूछेगी, और जब तक उस घटना का हो नहीं जाएगा, तब तक वो मुझे जो है मेरे पीछे पीछे पड़ी रहेगी। आप इसको लेके आए थे, आप इसके गवाह हो, आप ये हो, आप वो दुनिया भर की बातें, तब तक मैं उसके पीछे रहूंगा। अब इसके पीछे का एक कारण है। कारण को जानते हुए लोग क्या करते हैं, तड़पते हुए व्यक्ति को भी उठाते नहीं है। इसको, ये जो घटना है, इस घटना को दूर करना, तो ऐसे बहुत सारी कहानियों को देखते हुए जो है मोरल डायलेमा प्रदर्शित किया। तो ऐसे नैतिकता को उन्होंने बताया कि नैतिकता विकसित कैसे होती है, नैतिकता होती क्या है। तो नैतिकता के बारे में जो है पहले समझ लेते हैं, नैतिकता होती क्या है। तो बच्चा जब जन्म लेता है, कब? जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय पे बच्चे के पास कोई नैतिकता नहीं होती है। जन्म के समय नैतिकता होती ही नहीं है बच्चे के अंदर में। नैतिकता न के बराबर होती है, न होती है, नहीं होती है। वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं होता है। नैतिकता उसके पास नहीं होती है। ना तो वह नैतिक होता है, ना ही अनैतिक होता है। बच्चा ना तो नैतिक होता है, ना तो अनैतिक होता है। उसको नैतिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसको है नहीं है, उसको पता नहीं। 2 साल तक उसको कुछ पता नहीं होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हैं, चोरी कर रहा है, कुछ नहीं, उसका सब माफ होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि नैतिकता क्या होती है, नैतिक है कि अनैतिक, उसके बारे में जानकारी नहीं होती। अच्छा बुरा और आचरण, यह बच्चा सीखता कहां से? बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, तो वैसे वैसे अच्छे बुरे का आचरण, अच्छे और बुरे का आचरण, अच्छे बुरे का आचरण जो है
बच्चा आगे जाकर के बच्चा समाज से सीखता है, अच्छे बुरे का आचरण समाज से सीखता है, समाज में रहकर, समाज में रहकर सीखता है। अब समाज में रहकर के जैसा जैसा समाज होगा, जैसा समाज होगा, लोग कहेंगे वस्तुओं को रखे रहेंगे तो उसको कोई उठा नहीं रहा तो बच्चा भी नहीं उठाएगा। अगर उठा करके अपने जेब में रख लिया तो वो भी बच्चा भी कॉपी करेगा, उठा करके जेब में रख लेगा। मार्केट गया बच्चा जो है वो मार्केट गया मम्मी के साथ में या किसी के साथ में और वो देखा वहां पे सामान रखा है, वहां से उठा करके यहाँ रख लिया तो बच्चा के भी अंदर में है कि लाओ हम उठा करके रख लेते जेब में, ये चोरी हो गई। या मम्मी जो है, मम्मी ने ये सामने ही था, झूठ बोल रही है, मम्मी यही है सामने है, झूठ बोल रही है। तो झूठ बोलने की तो बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी लंबी कहानी है, झूठ 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 करके। तो ऐसे झूठ बोलना वो लगातार झूठ बोला जा रहा है, तो झूठ बोला जा रहा है तो क्या है, वो बच्चा भी सीख लिया कि झूठ ही बोलना है, झूठ ही बोलना है। कोई भी बात है यही सामने है, सामने को जो है गलत बता करके उसको बोला कि हाँ ये झूठ है, तो बच्चे के अंदर को छाप पड़ी। तो अच्छा बुरा, चाहे झूठ का हो, चाहे चोरी का हो, चाहे हत्या का हो, चाहे किसी भी बात का हो, किसी बात का हो, जो समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं है, जो समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं है, जो नैतिक नहीं है, वो नैतिक जो है, वो नैतिक मूल्यों को बच्चा सीखता कहां से, तो समाज में रह करके सीखता है, समाज में रह करके सीखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के विकास में समाज और वातावरण, समाज और वातावरण, समाज और वातावरण बहुत अहम भूमिका निभाता है। समाज और वातावरण अहम भूमिका निभाता है। इसी समाज और वातावरण जैसा समाज होगा, समाज कोऑपरेटिव होगा, समाज जो है बहुत समृद्ध होगा, समाज लोगों की भावना का सम्मान करने वाला होगा, तो वहां पे बच्चा जो पल रहा है, जो बच्चा वहां पे है, उसके अंदर में नैतिकता की भावना उस समाज के हिसाब से ही आएंगी। वहां के लोग जैसा आचरण कर रहे हैं, उस वातावरण में जैसा आचरण हो रहा है, वहां के बच्चे क्या है, रोज सुट्टा लगा रहे हैं, और रोज बच्चा छोटा है तभी से वो गालियां बक रहा है लोगों को, ले दनादन ले दनादन ले दनादन गालियां बक रहा है। तो बच्चा मतलब वहां के लोग गालियां बक रहे हैं तो बच्चा भी सीख करके क्या होगा, गाली बकेगा। अगर वहां के लोग जो है किसी का भी हो उसका सम्मान करते हैं, उसके पैर छूते हैं और उसको लोग आकर के गले लगाते हैं, या हर मौके पर मिलनसार रहते हैं, लोगों का आदर करते हैं, तो बच्चा भी वहां करके क्या करेगा, लोगों का आदर ही करेगा। तो समाज और वातावरण जो है बच्चे के नैतिक विकास में बहुत मूल्य जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो नैतिक मूल्यों का समावेश, अगर हम नैतिक मूल्यों का समावेश करें, इन सभी अच्छे बुरे आचरण, अच्छा बुरा और सही गलत, इन सभी का जब समावेश होता है उसी को कहते हैं नैतिकता। यानी जो नैतिक मूल्य है, उन नैतिक मूल्यों का जब समावेश हो जाता है तो उसी को कहते हैं नैतिकता। यानी क्या कहेंगे, नैतिक मूल्यों के समावेश को, नैतिक मूल्यों के समावेश को, नैतिक मूल्यों के समावेश को नैतिकता कहते हैं, वो नैतिकता कहते हैं। नैतिक मूल्यों के समावेश को नैतिकता कहते हैं। यानी ढेर सारे नैतिक मूल्य जो है उसके अंदर में जब आ गए तो उसके अंदर में नैतिकता जो है वह विकसित हो गई। वह नैतिक है या अनैतिक है, यह निर्णय कैसे लिया जा सकता है, उसके नैतिक और अनैतिक कार्यों की वजह से, उसके नैतिक और अनैतिक मूल्यों की वजह से वह नैतिक है या अनैतिक है, इस पर वह जो है वह डिफाइन किया जाता है। तो ऐसे ही नैतिकता से तात्पर्य, नैतिकता है क्या, नैतिकता में क्या मिलाया जाता है, तो नैतिकता में क्या देखा जाता है, इसको देख लेते हैं। नैतिकता में क्या आता है, तो नैतिकता में आता है क्या, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य वहां क्या आते हैं, वहां पे समाज कैसा है, सामाजिक मूल्य, समाज के नियम, समाज के नियम, समाज के नियम भी जो है वह उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। वहां की मान्यताएं, मान्यताएं कैसी हैं, मान्यताएं देखी जाती हैं, और अपेक्षाएं कैसी हैं बच्चे से, अपेक्षाएं कैसी हैं, कैसी अपेक्षाएं, लोग कैसी अपेक्षा करते हैं बच्चे से, कैसी अपेक्षा करेंगे बच्चा वैसा ही अपने अंदर में व्यवहार को डेवलप करेगा। बच्चा वैसे ही अगर बोला बेटा जा चुरा ले, तो बच्चा जा वहां से लेके आ, तो बच्चा क्या करेगा, वो कहा जैसे आप है तो कहीं मार्केट में गए और या फिर कहीं आप गांव में है, खेत में है, वहां से गए, वो क्या करेगा, वहां जाकर के चोरी की भावना आकर के जागृत हो गई। वहीं कहीं मार्केट में कुछ गया तो वहां से सामान उठा लिया, या कहीं बच्चा जो है वहीं अपने पास में ही अपने स्कूल में क्लास में है, तो अक्सर बच्चे चोरी कर लेते हैं, तो चोरी करते हैं तो चोरी करके ला करके रख लिया। उसके अंदर में भावना आई कहां से, शुरू से ही आई होगी, शुरू से ही आई होगी, उसके घर में ऐसा कल्चर रहा होगा या आसपास का वैसा कल्चर रहा होगा, तभी तो उसके अंदर में विकसित हुआ। बच्चा जन्मजात चोरी करना जन्मजात तो लेके आया नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव एक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव एक्शन नहीं है कि वो चोरी करना जो है बच्चा लेके आया है, ये तो ही समाज से सीखा हुआ है, समाज से सीखा हुआ है। तो ऐसे ही सामाजिक मूल्य, सामाजिक नियम, मान्यताएं और अपेक्षाएं, ये सब जो है मिलकर के नैतिकता का निर्माण करती है। उसमें सकारात्मक होगा तो नैतिक होगा, अगर नकारात्मक होगा तो अनैतिक होगा। अगर मूल्यों की के
अनुरूप, अगर ये सामाजिक नियम है, सामाजिक नियम के अनुरूप बच्चा अगर कर रहा है तो नैतिक बनेगा। सामाजिक नियम के अगर वह जो है अनुकूल नहीं हो रहा है, वो प्रतिकूल काम कर रहा है, तो क्या होगा, वो अनैतिक बनेगा। वैसे ही मान्यताएं, जो मान्यता है कि ये नहीं करना चाहिए, लोगों के पैर छूना चाहिए, तो लोगों के पैर छूना चाहिए मतलब जो लोग बड़े हैं उनके पैर छूना चाहिए, भगवान के आगे आदर करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अगर काम कर रहा है, मान्यताएं जो है उन मान्यताओं को कर रहा है, जैसे अब बात कहा गया कि स्कूल विद्यालय जो है इस टाइम पे आ जाना है, और आप विद्यालय इस टाइम पे नहीं, और आप हमेशा लेट आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या, आप नियम कानून को नहीं मान रहे हो, आप नियम कानून को नहीं मान रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप अनैतिक हो। आप ट्रैफिक पे हो, ट्रैफिक के नियम बनाए गए हैं कि जब रेड लाइट आएगी तो आप वहां रुक जाओगे, रेड लाइट आएगी तो आप वहां रुक जाओगे, तो रुकने पर यह क्या है, ये नियम है। आपको आपकी नैतिकता कहती है कि रेड लाइट आए तो आपको रुक जाना है। अगर वो पेडिस्टेरियन पे लोग चल रहे हैं, तो वहां गाड़ी लेकर के आपको दौड़ाना नहीं है, वो पेडिस्ट्रियन के लिए, उसी पर लोग जाएंगे। तो ये क्या है, ये नियम है। अगर कोई पाथवे पे है, वो फुटपाथ पे है, फुटपाथ पे अगर कोई चल रहा है तो आप फुटपाथ पे लाकर के आप घोड़ा दौड़ाओ, फुटपाथ पे लेकर के घोड़ा दौड़ाओ, वहां बहुत सारी पब्लिक है, तो लोगों को हार्म होगा, लोगों को नुकसान होगा, तो यह नैतिकता नहीं है, यानी ये सामाजिक नियम ही नहीं है, मैंने यहाँ बताया था कि दवाएं जितनी भी है उतनी भी बेचनी चाहिए, जितना सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है उतनी भी बेचोगे, अगर उसके ऊपर बेचोगे तो क्या होगा, वो अनैतिक होगा, वो समाज का नियम नहीं है। ऐसे ही समाज के नियम, जो भी नियम कानून समाज द्वारा बनाए गए, देश द्वारा बनाए गए, संविधान द्वारा बनाए गए, उन संविधान के द्वारा उनकी मान्यताओं को, उनके नियमों को अगर कोई नहीं मानता है तो अनैतिक कहलाता है, अगर मानता है तो वह नैतिक कहलाता है। तो ऐसी भावनाएं बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के वह उसको धीरे धीरे उसके अंदर में विकसित होता है। वैसे ही उसी को स्टेज के रूप में उन्होंने बताया, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं नैतिकता। इसी नैतिकता को कहते हैं, नैतिकता को जो है और भी रूपों में बांटा गया है। नैतिकता आती कैसे, तो नैतिकता को जो है वो 4 रूपों में डिफाइन किया गया है, नैतिकता को 4 रूपों में डिफाइन किया गया है। नैतिकता को 4 रूपों में डिफाइन किया गया है, चलिए उनको समझ लेते हैं। नैतिकता के 4 रूप क्या है, तो 4 रूप है, चलिए इसको मिटा देते हैं, नैतिकता के 4 रूप समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे उनके ऊपर। ये नैतिकता हो गई, क्योंकि हमको समझ के रखना है, अगर हमको ये पता नहीं रहेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे मुद्दे क्या हैं और हमको क्या पढ़ना है। चलिए तो हम नैतिकता के जो है पक्ष समझ लेते हैं, उसके डोमेन क्या है, 4 पक्ष। नैतिकता के पक्ष, नैतिकता के पक्ष क्या है, तो नैतिकता के 4 पक्ष बताए गए हैं मुख्यतः। 4 पक्ष कौन कौन से हैं, तो पहला है, कहते हैं नैतिक ज्ञान, पहले को कहते हैं नैतिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान पहले को कहते हैं। दूसरे को कहते हैं नैतिक संप्रत्यय, नैतिक संप्रत्यय, नैतिक संप्रत्यय। तीसरे को कहते हैं क्या, नैतिक तर्क, नैतिक तर्क, नैतिक तर्क। और चौथे को कहते हैं नैतिक व्यवहार। चलिए इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेंगे, ये चारों कॉन्सेप्ट है क्या, ये चारों कॉन्सेप्ट है क्या, इनको जरा हम ब्रीफ में समझ लेंगे। नैतिक ज्ञान का तात्पर्य किससे है, तो नैतिक ज्ञान में कहेंगे कैसे, जैसे हम डेली हैं, हम डेली हैं, घर में रह रहे हैं और समाज में रह रहे हैं, तो समाज में हमको ये सारी बातें हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमको नैतिक ज्ञान में अच्छा की बात कही गई, बुरा की बात कही गई, चोरी की बात कही गई, मतलब यह नैतिकता की, चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना, सहयोग करना, सहयोग करना, आदर करना, सहयोग करना, आदर करना, सम्मान करना, आदर सम्मान एक ही शब्द है, सम्मान करना। ऐसे ढेर सारे शब्द हैं, ऐसे ढेर सारे नैतिकता के शब्द हैं जो कि हमको सिखाया जाता है, हमको बात करने के लहजे पर बात किया जो है भी देखा जाता है, हमारे सम्मान करने पर भी देखा जाता है, चोरी करने पर मतलब और झूठ ना बोलने पर, इन सभी पर हमको नैतिकता सिखाई जाती है। ये नैतिक ज्ञान जो है हमको शुरू से ही, जब हम पैदा होते हैं, मतलब हम जब स्कूल में, जब हमारे अंदर में थोड़ी आने लगती है, उस टाइम पे हमको ये सब सिखाया जाने लगता है।
हमको ये सब सिखाया जाने लगता है कि ये सब हमको नहीं करना है। यानी जब हम स्कूल की अवस्था में आने लगते हैं, स्कूल की अवस्था से पहले ही, यानी प्री स्कूल एज से ही हमको ये सब सारी बातें सिखाई जाने लगती है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, चोरी नहीं करना है, ये नहीं करना है, सामान हमको जहाँ की सामान वहीं रखना है। ये सब नैतिकता हमको सिखाया जाता है। नियमों का पालन हमको सिखाया जाता है। तो सिखाया जाता है। अब ये सिखाया कैसे जाता है? यह हमको दंड के रूप में, अगर आप अच्छा करोगे आपको पुरस्कार मिलेगा, अच्छा करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपको दंड मिलेगा। तो बच्चा अच्छा पुरस्कार की वजह से अच्छा करने लगता है। तो पुरस्कार पे स्किनर ने भी बताया है, पुरस्कार पे स्किनर ने बताया है कि जितना आप बच्चे को पुरस्कार दोगे वो उतना अच्छा करेगा, उतना उसका नैतिक विकास होगा। तो स्किनर ने बताया है। ऐसे ही अच्छा बुरा, बुरे पे उसको पनिशमेंट करना, पनिशमेंट करना, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बच्चा अपने अंदर में नैतिकता का विकास करता है। इन सारी चीजों को अगर बच्चे को डांटा गया, फटकारा गया, तो जो है इन सारी बातों को अपने अंदर में डेवलप कर लेता है। तो ये तो हो गया क्या, नैतिकता का ज्ञान। अब नैतिकता का संप्रत्यय कैसे विकसित होगा? नैतिकता का संप्रत्यय कैसे विकसित होगा? अच्छा किसको कहेंगे, इसका इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसको लोग क्या करते हैं, लोग प्रदर्शित करते हैं। अच्छा किसको कहेंगे? अच्छा मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे ने काम किया, पहले स्टैंडर्ड में उसने राइटिंग बहुत अच्छी लिखी, वह लिख करके बहुत अच्छा लेकर के गया, लेखन उसकी अच्छी है, लेखन अच्छी पे टीचर ने उसको जो है एक एक उसको स्केल दी, मतलब गिफ्ट में उसको पुरस्कार के रूप में एक स्केल दी या टॉफी दी, स्केल दिया, टॉफी दिया। अब उसकी अच्छी लेखन पर उसको टॉफी या इस पे मिला। अब वही एक बच्चे ने लिखा नहीं है, उसका गंदा लेखन है तो उसको नहीं मिला। अब यहाँ पे लेखन को ध्यान में रखते हुए, लेखन की अच्छाई को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर में कॉन्सेप्ट बन गया, इसको अच्छा कहते हैं, इसको अच्छा कहते हैं। एक कोई व्यक्ति बहुत और अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा गायन करता है, तो गायन करता है तो उसको पूरे समाज में उसको पुरस्कृत किया गया। इसको बच्चे ने समझ लिया कि हमारा गायन अच्छा नहीं था, उस व्यक्ति का गायन अच्छा था, इसलिए उसको अच्छा किया गया। तो अच्छे की कॉन्सेप्ट अलग अलग रूपों में बच्चा रह करके उसको समझता है कि अगर आपने आपने जो है बहुत बढ़िया से कपड़ा पहना हुआ है, रोज कपड़ा पहन करके अच्छी तरह से जो है बिल्कुल तैयार होकर के स्कूल रोज जाते हैं, तो आपको डेली उसका पुरस्कार मिलता है कि आप पंक्चुअल हो, आप डेली पंक्चुअल हो। तो उस पंक्चुअलिटी भी क्या है, एक अच्छा संकेत है। पंक्चुअलिटी एक अच्छा संकेत है, तो वो वहां बच्चा समझ आता है कि इसको भी कहते हैं अच्छा। वही एक बच्चा जो पंक्चुअल नहीं है या वही राइटिंग गलत करता है, तो बच्चा गलत का भी भावना वहां पे निर्माण कर लेता है, तो कहते हैं संप्रत्यय का निर्माण। वही कोई चोरी करता है, कोई अच्छा करता है, कोई चोरी करता है, कोई चोरी नहीं करता है। चोरी किसको कहेंगे, किस कौन सी चीज को चोरी कहेंगे, किसको कहेंगे चोरी नहीं? जो बिना बताए किसी वस्तु को उठा लिया, और रख लिया, उसका यूज कर लिया, उसको कहेंगे क्या, चोरी। जो बता करके उसी वस्तु को उठाया, उसको चोरी नहीं कहेंगे। तो बच्चा वो उठा रहा है, वो भी और ये भी उठा रहा है, दोनों बात उठा रहा है। एक व्यक्ति उठा रहा है ये भी, और दूसरा व्यक्ति भी उठा रहा है। तो पहला वाला व्यक्ति बता करके उठाया, इसलिए उसको चोरी नहीं कहेंगे। दूसरा व्यक्ति बिना बताए उठाया, उसका उपयोग कर लिया, बताया कभी भी नहीं बताया, इसका मतलब वो क्या है, वह चोरी है, वह नियम के विरुद्ध है, तो इसलिए चोरी और सारे बातों को जो अनैतिक वस्तुएं हैं उनके बारे में कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है। तो कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है। अब वही तर्क लगाना, यानी अब यही मैंने कहा कि एक अच्छा और एक बुरा है, अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट निर्माण हो गया। अब तर्क लगाना, किसको कहेंगे अच्छा और किसको कहेंगे बुरा, अच्छा किसको कहेंगे और बुरा किसको कहेंगे। किसको कहेंगे चोरी करना किसको कहेंगे, और चोरी ना करना किसको कहेंगे, अब यहाँ पे डायलेमा आता है, यही डायलेमा आता है बच्चे को। यहीं से जब तर्क लगाता है तो तर्क में ही डायलेमा आता है। तर्क में डायलेमा कैसे आता है कि बच्चा ये समझ में आता है कि भाई इसने भी तो उठाया और मैंने भी उठाया, इसने भी उठाया और मैंने भी उठाया, दोनों ने उठाया, वहीं से लिया, तो ये मेरी चोरी हो गई, इसका चोरी नहीं हुआ। ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया, उसने भी किया मैंने भी किया, कैसे हो गया, इसका क्या मानक था। तो वहां पे उसको समझाना, वो तर्क लगाएगा या कोई तर्क उसको बताएगा, तर्क बताएगा कि भाई इसने जो है ये सारी बातों को नॉर्म्स को लेकर के गया था, उसको लिया था, और तुमने नॉर्म्स को नहीं लिया था, बिना नॉर्म्स के किए हुए तुमने उठा लिया, इसको कहेंगे चोरी और इसको कहेंगे चोरी नहीं। एक व्यक्ति जो है उसी समाज का, उसी वस्तु का पूरा यूज कर ले रहा है, तो उसको कहेंगे भ्रष्टाचार, और एक जो है वो बता करके सारा इस्तेमाल कर रहा है, उसको कहेंगे भ्रष्टाचार नहीं। तो ये क्या है, ये तर्क भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार नहीं है, चोरी नहीं है, मारना है, मारना नहीं है, गाली है, गाली नहीं है, किसको कहेंगे गाली है, किसको कहेंगे गाली नहीं है। इन सब सारी बातों में जब बच्चा तर्क लगाता है, तर्क लगा करके पता करता है कि किसको कहेंगे हाँ, किसको कहेंगे नहीं, तो कहता है वह नैतिक तर्क कहलाता है। और वो नैतिकता में तर्क लगाता है तो उसे कहते हैं नैतिक तर्क। अब बात करते हैं नैतिक व्यवहार। तो नैतिक व्यवहार में क्या, जब बच्चा हर समय पे वही चीजें अच्छा 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 अच्छा, तो अच्छा अच्छा सारी बातें करता है, सारी बातें वह जो है बिल्कुल सकारात्मक तरीके में करता है। समाज की जो रीतियां है, समाज के जो नियम है, जो रूढ़ियां हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर अगर खरा उतरते जाता वैसे ही व्यवहार करते जाता है, उसे कहते हैं क्या, नैतिक व्यवहार करना। कि जितने भी नियम है, बच्चा जैसे ही रेड लाइट आई तो कोई भी व्यक्ति है या बच्चा है, वह आकर वहां रुक गया भाई, अभी चले जाएंगे तब होगा,
कोई महिला है तो बस में जा रहा है, तो बस में जा रहा है, कोई बुजुर्ग है तो उठ करके वो बैठा हुआ, भले बुजुर्ग को देखा तो बुजुर्ग को देख करके उठ करके खड़ा हो गया, उनको बैठा दिया, उनको बैठा दिया। तो इसके अंदर में क्या कहा गया, इसके अंदर में देखिए नैतिकता है, जब बुजुर्गों का सम्मान करता है, वो उनको पता है। कोई गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला को उसने कहा कि भाई हम जो है खड़े रह जाते, आप आकर के बैठ जाओ। कोई फीमेल है तो फीमेल को आगे बैठा दिया, आगे आकर के बैठ जाओ, जहाँ रास्ता देते आप अंदर चले जाओ, हम यहाँ खड़े हैं। ऐसे नैतिकता, ऐसे नैतिक व्यवहार अगर बच्चा अपने अंदर में रख लेता है तो उसे कहते हैं क्या, नैतिक व्यवहार। कभी कभी यही नैतिक व्यवहार में बच्चे के अंदर में डायलेमा आने लगता है, दुविधा आने लगती है कि या यह करना सही है या यह करना गलत है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी नैतिकता के जो है डायलेमा को ध्यान में रखते हुए कोहलबर्ग जी ने अपने सिद्धांतों में चरण बताया। चलिए चरण की चर्चा कर लेते हैं, और यहाँ से चरण की चर्चा करते हैं। कोहलबर्ग जी ने वहां पे चरण बताए, चरणों की चर्चा कर लेते हैं। चरणों की चर्चा तो हमने कर ली है, बस हम जो है आज खाली एक ब्रीफ में बताएंगे, ब्रीफ में बताने के बाद फिर हम आपको कल इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ तक हमने समझ लिया कि नैतिकता के पक्ष क्या होते हैं। नैतिक ज्ञान होता है, नैतिक संप्रत्यय होता है, नैतिक तर्क होता है और नैतिक व्यवहार होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए इन सभी के बारे में चर्चा करी कि नैतिक ज्ञान क्या होता है, तो जो शब्द है उसका बच्चे के अंदर में ज्ञान हो जाना, और जब वह संप्रत्यय उस ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेता है, नॉलेज, ये नॉलेज है, इसकी अंडरस्टैंडिंग उसको हो जाती है और उसको अप्लाई भी करने लगता है। यहाँ पे देखिए, खाली यहाँ नॉलेज को लेना है, यहाँ नॉलेज को अंडरस्टैंड करना और उसको अप्लाई भी करने लगना, अप्लाई भी करने लगता है तो उसका कॉन्सेप्ट स्कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। स्कीमा रेडी हो गया। स्कीमा इतना जल्दी रेडी नहीं होता है। स्कीमा रेडी होने के लिए कई बार ट्रायल, कई बार एरर, कई बार ट्रायल, कई बार एरर करने के बाद तब जाकर के स्कीमा रेडी होता है। तो स्कीमा बन जाना इसका, फिर उसके बीच में, दोनों के बीच में तर्क कर लेना, हाँ नहीं, सही है नहीं है, ये सबके बीच में तर्क कर लेना। तो तर्क करने लगे, फिर उसी को अपने अंदर बच्चा व्यवहार में रख ले और हर जगह जहां हो वहां वो इस्तेमाल करे। तो ये कहते हैं इसको नैतिक व्यवहार। तो नैतिक ज्ञान, नैतिक संप्रत्यय, नैतिक तर्क और नैतिक व्यवहार, इन सभी चीजों से क्या बनता है, नैतिकता बनता है। इन सभी चीजों से नैतिकता बनता है। और जब बच्चा इसका प्रयोग करने लगता है, तो जब कभी उसको दुविधा आती, डायलेमा आता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस स्थिति को लेकर के कोहलबर्ग ने तीन अवस्थाएं बताई कोहलबर्ग ने। चलिए तीनों अवस्थाओं को समझते हैं। कोहलबर्ग के स्टेजेस, अवस्थाएं, कोहलबर्ग की अवस्थाएं पढ़ेंगे हम यहां से। कोहलबर्ग की अवस्थाएं पढ़ेंगे तो कोहलबर्ग की अवस्थाओं को हम ऐसे समझ लेते हैं, एक टेबल में समझ लीजिए और इतना याद रखे रहिएगा, इतने से इसी पे हम चर्चा करेंगे। और ये वाला टेबल मैं लास्ट में रिवीजन के वक्त भी इसका इस्तेमाल करूंगा। तो पहले में लिख लेते हैं स्तर, पहले में स्तर लिख लेते हैं, स्तर कौन सा है, स्तर। दूसरे में लिख लेते हैं उम्र, उम्र हो गया। तीसरे में लिख लेते हैं नियंत्रण, किस पर नियंत्रण होता है, नियंत्रण। और चौथे में लिख लेते हैं क्या, अवस्था, अवस्था यानी स्टेजेस, स्टेजेस। और उसका लिख लेते हैं इस स्टेज में विवरण क्या होता है, क्या दिखाई पड़ता है, विवरण क्या दिखाई पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं, स्तर है, पहले स्तर में देख लेते हैं। स्तर में पहला स्तर जो है उसको कहते हैं पूर्व, पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, क्या इसको कहते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज। जो इसकी अवस्था होती है, ये अवस्था होती है 4 से लेकर के 10 वर्ष, 4 से लेकर के 10 वर्ष, 4 से लेकर के 10 वर्ष होती है। अब इसमें इसमें जो है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक एक अवस्था में दो दो चरण बताए गए। जो कोहलबर्ग जी है, कोहलबर्ग ने पहले तो 3 अवस्थाएं बताई, एक अवस्था, 2 अवस्था और 3 अवस्था। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। अब 3 अवस्थाओं में इन्होंने जो है दो दो अवस्थाओं का जिक्र किया, यानी तीनों में उन्होंने दो दो का जिक्र किया। यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इन्होंने पहले तो 3 अवस्थाएं बताई, 3 अवस्थाएं बताई क्या, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई और इन तीनों में उन्होंने एक एक में दो दो का जिक्र किया, एक एक में दो दो का जिक्र किया। तो कुल मिलाकर के उनकी क्या हो गई, कुल 6 स्टेज हो गई, यानी 3 मेन स्टेज और उसकी दो दो सब स्टेज, तो कुल मिलाकर के 6 स्टेज। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज था, फिर यहाँ पे कन्वेंशनल स्टेज था, परंपरागत, परंपरागत, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। यहाँ पे पश्च, पश्च परंपरागत, जिसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल,
पोस्ट कन्वेंशनल, अब यहाँ पे 4 से 10 वर्ष की थी, तो इसको जो है माना गया, इसको माना गया 10 से लेकर के 13 वर्ष, 10 से लेकर के 13 वर्ष, और ये जो माना गया 13 वर्ष से ऊपर, 13 से ऊपर, आगे 13 से आगे, 13 से आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे कन्वेंशनल हो गया, यहाँ पे पोस्ट कन्वेंशनल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, अभी ऐसी बात करेंगे, जब आगे चर्चा करेंगे तो करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या कहा गया, इसमें पॉइंट्स क्या दर्शाए गए। तो पॉइंट दर्शाए गए, इसमें नियंत्रण क्या गया, इसमें जो है वह वाह्य नियंत्रित अनैतिकता बताया गया। यहाँ पे वाह्य नियंत्रित, इसको जो है वाह्य नियंत्रित बताया गया, यानी इसको नियंत्रण कौन कर रहा है, इसको नियंत्रण कौन कर रहा है, इसको नियंत्रण करने का काम जो है वह बच्चे को नियंत्रण करने का काम बाहर के लोग, उसकी मम्मी पापा टीचर समाज के लोग, ये उसको नियंत्रित करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें चोरी करनी है, तुम्हें चोरी नहीं करनी है, तुम्हें अच्छा बनना है, तुम्हें अच्छा नहीं बनना है, तुम्हें बुरा बनना है, तुम्हें बुरा नहीं बनना है। ये सब कौन कर रहा है, ये सब वाह्य लोगों के जरिए बच्चा नियंत्रित होता है। ये होता है वाह्य नियंत्रित। जो प्री कन्वेंशनल होता है उसे कहते हैं वाह्य नियंत्रित, और इसी को कहते हैं प्री एडोलसेंस भी कहते हैं, इसी को प्री एडोलसेंस भी अवस्था कहते हैं। यानी ये जो अवस्था होती है इसको प्री एडोलसेंस कहते हैं, मतलब एडोलसेंस से पहले की अवस्था है, इसमें बच्चा जो है ये सारी क्रियाएं करता है। वहीं जब बच्चा इसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है, तो लगभग एडोलसेंस में आ जाता है, तो इसमें एडोलसेंस के नियर की बात करते हैं, तो इसमें बच्चा जो है वह सारी बातें जो है वह कैसा करता है, इसमें सारी बातें मान्यता के आधार पे करता है, इसमें सारी बातें वह मान्यता के आधार पे करता है, मान्यता के आधार पे, मान्यता, नियम समाज, इन सभी के अनुरूप सारी बातें करता है, इन सारे के अनुरूप, समाज के अनुरूप, ये इसमें जो है घटनाएं वह इस तरह से करता है। कौन सी अवस्था में, 10 से लेकर के 13 अवस्था में, जो मिडल वाली है, जो बीच वाली है। वहीं जब आगे वाली बात होती है तो इसको कहते हैं, एक तो हो गया यह वाह्य एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल नियंत्रण कहते हैं, इसको एक्सटर्नल नियंत्रण कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल, यानी यहाँ पे व्यक्ति जो है वह खुद से आंतरिक रूप से वह नियंत्रित होता है, यानी खुद से नियंत्रित होता है, आंतरिक नियंत्रित, यानी उसको कोई बताएगा नहीं, यहाँ पे इसको कोई बताएगा नहीं, इसको खुद से समझना है, खुद से करना है कि अच्छा या बुरा है, इसमें डायलमा लेना है या डायलमा नहीं लेना है, उसमें वो खुद से नियंत्रित होता है। अब इसकी जो अवस्थाएं बताई गई वो अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था को कहा गया दंड व आज्ञाकारिता, पहले को कहा गया दंड व आज्ञाकारिता, पहले को आ गया दंड व आज्ञाकारिता, और दूसरे को जो कहा गया, दूसरे को कहा गया क्या, आत्म केंद्रितता, आत्म केंद्रितता, आत्म केंद्रितता। और जो तीसरी वाली अवस्था को कहा गया, तीसरी वाली अवस्था को कहा गया सामाजिक नियमों, उसको कहा गया प्रशंसा की चाहत, जिसको कहा गया प्रशंसा की चाहत, प्रशंसा की चाहत। और जो चौथी वाली अवस्था थी, चौथी वाली अवस्था को कहा गया क्या, सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन, सामाजिक नियमों व कर्तव्यों का पालन, कर्तव्यों का पालन। और जो पांचवी अवस्था थी, पांचवी अवस्था को कहा गया सामाजिक अनुबंध, यानी उससे जुड़ा हुआ सामाजिक अनुबंध। और जो छठवीं वाली अवस्था थी, उस छठवीं वाली अवस्था को कहा गया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ऐसे ये 6 अवस्थाएं थी, इन 6 अवस्थाओं के बारे में बताया गया। अब मैं यहाँ विवरण लिखूंगा नहीं, मैं खाली विवरण बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ विवरण लिखूंगा नहीं, आपको विवरण बता दे रहा हूँ। इस पे चर्चा हम कल करेंगे, इस पे चर्चा कल करेंगे, इसके क्या है। चलिए मैं खाली बता दे रहा हूँ, दंड व आज्ञाकारिता में, दंड व आज्ञाकारिता में करता क्या बच्चा, कि बच्चा यहाँ पे जो भी सही गलत करना है, बच्चे को जो भी सही गलत करना है, वो सही गलत बच्चा किसके आधार पे करता है, वो दंड और पुरस्कार के आधार पे करता है। कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है, तो जैसे जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, इस वस्तु को उठा लेना, या फ्रिज से कोई निकाल करके वस्तु खा लेना, तो वस्तु खा लेना, तो खाने के लिए बच्चा पहले डरेगा, खाऊं कि ना खाऊं, मम्मी मारेंगी, मम्मी ने अगर एक बार 2 बार मार दिया है, नहीं खाना नहीं है, ये खाने की चीज नहीं है, इसको यहाँ रखना है, तो बच्चा क्या करेगा, वहां खाएगा नहीं, तो उसे डरेगा, डर करके यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे नियंत्रण किसका है, नियंत्रण वाह्य लोगों का है, मम्मी का है, पापा का है, सबका है। उस वजह से बच्चा वह जो अनैतिक काम है, जो नैतिक वाला काम है, वह नहीं कर रहा है, या नैतिक काम कर रहा है, वो जा करके वही सेम चीज रख रहा है, वही उठा करके रख रहा है, लोगों का सम्मान कर रहा है। ये नैतिक और अनैतिक दोनों चीजें डिपेंड किस पर करती हैं, तो निर्भर करती हैं वह जो है उसके दंड और पुरस्कार पर।
दंड और पुरस्कार पर वो निर्भर करती है कि जितना उसको दंड मिलेगा, जितना वो कंट्रोल होगा लोगों से, उतना ही वो जो है नैतिक कार्य करेगा। अगर वो गलत काम किया तो उसको सजा मिली, अगर गलत काम किया उसको जो पुरस्कार मिला, मतलब सही काम किया उसको पुरस्कार मिला, तो वो आगे बढ़ेगा, वो चीज सीखेगा। अगर दंड मिला तो फिर वो डरेगा कि ये काम करने से। ये दोनों बातें जो है वह क्या होती है, वो नियंत्रित होती है, बाहर के लोगों से नियंत्रित होती है। इसलिए कहते हैं क्या, दंड व आज्ञाकारिता का बच्चा नियम। बच्चा वहां पे सारी आज्ञा का पालन करता है, सभी चीजों का, जो कि आगे जाकर के वो आज्ञा का पालन नहीं करता है। आगे जाकर के जब बच्चा एक्सटर्नल में आ जाता है, तो बच्चा अपने खुद से आ जाता है इस वाली अवस्था में 13 वर्ष से ऊपर, तो वहां पे कभी कभी बातों को नहीं भी मानता है। वो कहता है जो अच्छा है मैं वही करूंगा, जो मैंने सही किया हुआ तो मैं वही करूंगा। तो इन दोनों में फर्क देखने को आगे मिलता है यहाँ, जबकि इसमें नहीं मिलता है। जब वही वही आत्मकेंद्रिता में आता है, और क्या होता है, बच्चा जो है वहां पे, जहां पे वो क्या करता है कि जो हमने किया वो बच्चा वही सेम वही करना चाहता है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर में ये भी भावना आती है कि बच्चा जैसे किसी को मान लीजिए एक क्लास में दो बच्चे हैं, तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने इसको मारा, इसने इसको मारा तो ये भी इसको मारेगा, इसने अगर इसको मारा तो अभी इसको मारेगा, अगर उसने इसका पेन पेपर छीन लिया तो भी उसका पेन पेपर छीन लेगा। तो जब तक उसको कहा गया क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा इसने हमको मारा इसलिए मैंने भी इसको मारा। ये भावनाएं भी बच्चे के अंदर में दिखती हैं। तो ये लेन देन वाला रेसिप्रोकल वाला भाव जो है वह ये आत्म केंद्रिता के ऊपर दिखता है। वह ये सोचता है कि जैसा मैंने किया, वही अहम केंद्रिता वाली बात, कि वह जैसा सोचता है इसको उन्होंने भी लिया हुआ था। किसने लिया हुआ था, यह जो है जीन पियाजे ने भी लिया हुआ था। ईगोसेंट्रिज्म, कि वह जो सोचता है जो मैंने किया वही वो भी सोच रहे हैं। वैसे ये वाली भावना, इस पे भी मोरल डेवलपमेंट बच्चे का वहां पे दिखाई देता है। इसके और विस्तार में चर्चा हम करेंगे। वैसी बात आती है कि प्रशंसा की चाहत बच्चे के अंदर में, जो ये वाली बच्चा क्या करता है नियम और उसकी, तो वो उतना ही काम करता है, उतना ही नियमों को करता है कि जितना बच्चा हो। जैसे मान लीजिए 3 इडियट का मूवी देख लीजिए, मैं वैसा ही एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे अपनी क्लास में ले लीजिए। 3 इडियट में क्या होता है कि वो क्या करता है, वो पूरी बातें बिल्कुल रट करके करता है, बातें रट करके रट्टा हुआ करता है। तो रट्टा हुआ करता है तो टीचर कहे देखो देखो ये कैसे बोला, भाई इतना बिल्कुल रटा हुआ कहा। तो रटा हुआ जहां प्रशंसा मिल रही, वाह वाह ये बच्चा जो है करेगा, तो उसी हिसाब से काम करता है। यानी प्रशंसा की चाहत में बिल्कुल अच्छे अच्छे काम करता है। तो ये उसका जो है नैतिक विकास उस तरह से होता है कि उसको प्रशंसा मिलेगी, उसको मेडल मिलेगा, उसको गोल्ड मिलेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा, इसकी चाहत को लेकर के वो अच्छे काम करता है। तो ये भी भावना इस अवस्था में आ जाती है। वही और आता है कि सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन जितना भी रहता है, कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना, और आदर करना, सम्मान करना, चोरी ना करना, लोगों की बातें मानना, इन सब बातों का जो है बच्चा वहां के अंदर में वो सब करने लगता है। सारे लोग का आदेशों मानना, कर्तव्यों को करना, ये सब चीजें वह यहाँ पे करने लगता है, सामाजिक नियमों का पालन करने लगता है। वहीं बात करती है, आगे आते हैं ये तीसरी व्यवस्था में, जो 13 से ऊपर वाला है, सामाजिक अनुबंध में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो है वह क्या, कहाँ पे कौन सा विकल्प होगा कि हम इससे ये काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था, तो क्या विकल्प हो सकता है कि ये चीज हमको ना करना पड़े। बच्चा यहाँ पे सोचने लगता है कि कौन सा ऐसा विकल्प हो सकता है, कौन सी ऐसी बातें हो सकती है, कौन सा ऐसा नियम हो सकता है जिससे हमको इससे छुटकारा मिले, ये काम हमको ना करना पड़े, और हम इसका तर्क दे सके। वो तर्क देने का काम और वहां पे उसको जो है वो खोजने का काम, कि ये कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका नियम क्या है, कि क्या नियम है कि आप हमको इतना सारे देर तक बैठा कर बनाते हो, क्या ऐसा नियम है कि आप हमको इतना हमको टॉर्चर करते हो, यहाँ क्या ये नियम है कि आप हमको मारते हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपने अंदर से बातें लेकर के आ रहा है, तो वो अपने अनुबंधों को खोजता है। जैसे कभी भी बच्चे होते हैं ना कि हाँ आपने हमको मारा क्यों, मारना नहीं है भाई, ये नियम में लिखा हो मारना नहीं है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो ये सब बातें बताने लगता है, करने लगता है। तो ये सब चीजें भी दिखाई पड़ती हैं। वहीं जो है वह सार्वजनिक नैतिक नियम क्या है, सार्वजनिक नैतिक नियम क्या है, कि कहाँ पे किसने किया है किसने नहीं किया है, वहां पे उसकी अंतरात्मा भी काम करने लगती है। अंतरात्मा की जैसे, अब भाई चाहे कुछ भी हो, एक व्यक्ति रोड पे एक व्यक्ति जो है वो मरा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया, और ये जो है वह घायल हुआ तो उसकी अंतरात्मा क्या कह रही, भाई भले जो चलो जो कुछ भी होगा, चाहे जो कुछ भी होगा हमको इसको लेके चलना, पहले हॉस्पिटल लेके चले, बाद में जो होगा तो देखेंगे। तो ऐसे उसकी अंतरात्मा कहती करने के लिए तो करता है, अंतरात्मा कहती नहीं करने के लिए तो नहीं कहता। जैसे मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल आपको बताया था, बेड पे अंतरात्मा कह रही है कि भाई इसको नहीं बचाना, इसको कहना है, या वह खुद ही कह रहा है भाई देख तू, मैं तो मर रहा हूँ तो एक काम कर, मेरा ऑक्सीजन लेकर के तू ही लगा ले तो तू जो है तेरे को काम आएगा। तो ऐसी अंतरात्मा जो है वह विकसित होती है, अंतरात्मा भी वहां पे गवाही देती है। तो इससे भी जो है मोरल डायलेमा दूर होता है। तो ऐसे मोरल डायलेमा अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग रूप में दिखाई पड़ती है। इसका विस्तार रूप में चर्चा होगी। मैंने आपको बस आज इतना ही बताया कि इनकी कोहल वर्ग की जो स्टेजेस आई हैं वह किस रूप में आई हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले कोहल वर्ग के बारे में बताया, कोहल वर्ग का क्या क्या है, तो उनकी नैतिकता के बारे में बताया, उनकी एक कहानी मैंने बताई, कहानी को बताया कि उसी कहानी के आधार पर उन्होंने कई सारा सर्वे किया, सर्वे के आधार पर उन्होंने देखा कि लोगों में सार्वभौमिक नियम जो है बनते हैं।
तो वो मैंने बताया, फिर मैंने नैतिकता के बारे में बताया, नैतिकता के जो है वो पक्ष बताया कि 4 पक्ष होते हैं और चारों पक्षों के आधार पे जो है इन्होंने ये नियम अपने स्टेजेस बताए और इनके 3 स्टेज थे, 3 स्टेज के इन्होंने 2-2 स्टेज एक-एक स्टेज में और बनाए, तो कुल मिलाकर के 6 स्टेज हो गए। तो 6 स्टेज में पहली वाली स्टेज का नाम है प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरी स्टेज का नाम है कन्वेंशनल स्टेज और तीसरी वाली स्टेज का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब ये 4 से 10 वर्ष तक की चलती है, 10 से 13 वर्ष तक की चलती है और 13 से ऊपर तक की चलती है। इसमें कहा गया कि जो पहली वाली अवस्था है प्री कन्वेंशनल, वह बाह्य नियंत्रित होती है, जबकि लास्ट वाली जो होती है वह इंटरनल, मतलब वह इनर एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल जो है वह होती है, खुद से वह उसको कंट्रोल करता है। वहीं जो बीच वाली होती है वह सामाजिक नियमों के बंधन में रह करके चलता है। तो ऐसे ही मैंने आपको इन नियमों के बारे में बताया। अब एक एक नियम को विस्तार में पढ़ेंगे, एक एक नियम को विस्तार में पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे तो एक एक के और अंदर बहुत सारी बातें हैं, उनको चर्चा करेंगे, उस पर प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो मैंने आपको फिनिश किया। अब यहाँ से कुछ प्रश्न ले लेंगे, यहाँ से कुछ प्रश्न लेंगे, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए, एटलीस्ट आपको मैंने बेसिक लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में अभी आज मैंने बेसिक आपको चर्चा कर दी है। इतने बेसिक से आप आगे की जो थियरी है, आगे का जो पढ़ाऊंगा वो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। हो, अगर यहाँ से किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे पूछ लेगा, अगर किसी को भी किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे पूछ पाएगा। बाकी जब हम थियरी का और विस्तार में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसका जो क्लियरिफिकेशन है वो और अच्छा होगा। जी, मोर, हाँ, अगर किसी को प्रश्न होगा तो हमको टाइप करके बताएगा। चलिए, अब यहाँ से ले लेते हैं, हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं।